एक बार जोरदार तालियां आप सब लोगों के लिए। जोरदार तालियां एफटीआरटी की पूरी टीम के लिए और जोरदार तालियां हमारे शर्मा जी के लिए। जोरदार तालियां हमारे प्रेसिडेंट राजेश चेतन जी के लिए और जोरदार तालियां आज के स्पीकर अजय त्यागी जी के लिए और जोरदार तालियां हमारे अतुल जैन जी के लिए। दोस्तों, जैसे हमारी परंपरा है, हम अपने सेशन की शुरुआत सरस्वती वंदना से करते हैं। आप अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएं और जिस भी इसको मानते हैं उसका ध्यान करते हुए हम ये प्रार्थना करेंगे, सरस्वती वंदना करेंगे। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुप्रभा सामता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभुदेवी देवै सदा वंदिता, सामा पातु सरस्वती भगवती निशेष जायापः। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू। अब वीडियो शुरू हो गया सर, प्लीज बैठ जाओ अभी अभी। हाँ दोस्तों, लास्ट वीक में किसी भी भाई की कोई भी अच्छी शेयरिंग है, कोई भी अच्छा एक्सपीरियंस है, कौन आगे आना चाहेगा? आइए सर, प्लीज वेलकम सर। विकास भारद्वाज जी के लिए जोरदार तालियां। जी नमस्कार दोस्तों, मैं कल गुड़गांव गया था, वहां से गाजियाबाद गया था। गाजियाबाद एक पार्टी को मैंने 1 करोड़ का उमंग समझाया, उन्होंने 20 तारीख को मुझे बुलाया है। उसके बाद नोएडा गया था मैं। नोएडा में मैंने 2 50-50 लाख की उमंग करी और दो मैंने 5-5 लाख की उमंग करी। ये मेरे कल का वो है। सर मुझे बताओ कैसे करी आपने? क्या बोला कि 50 लाख उन्होंने करा? कुछ नहीं बोला, बस उनको समझाया उमंग और बोले हाँ कर दो। अब हमें भी समझाओ, हम पार्टी में। देखो ऐसे नहीं समझा रहा, मैं सामने बैठता हूँ नहीं आप प्लीज ये तो बताना तो पड़ेगा ना सर, क्या क्या किया आपने? हमने उनको बताया कि हमारा बहुत अच्छा प्रोडक्ट आया है उमंग, और जिसमें 8% गारंटेड इंटरेस्ट है। उसमें उनको मैंने उसका वो दिखाया उनको उनकी एज के हिसाब से, और उन्होंने बोले ठीक है, ओके। मैं आज सुबह जब यहाँ आ रहा था, तो जिसकी वजह से मैं थोड़ा 5-7 मिनट लेट हुआ, तो एक मेरे पड़ोसी हैं जिनका मोटर पार्ट्स के मैन्युफैक्चरिंग का काम है, और उनका बच्चा जो है वो मलेशिया में रहता है, और बच्चे के मतलब उनकी एक पोती हुई है। तो मैंने कहा उनसे कि भाई गुलाटी साहब कुछ, तो मेरे को जो बच्चा विदेश में पैदा होता है उसके बारे में कोई ज्ञान नहीं है, उसका इंश्योरेंस कैसे करना है। तो बोले आजा किस दिन है ना, बैठ के है ना उसके लिए 1-8 करोड़ का इंश्योरेंस करा लेंगे। तो किस तरह से क्या इंश्योरेंस करना है, कैसे समझाना है, क्या नहीं समझाना, उसके बारे में आप लोगों से मैं ज्ञान चाहता हूँ। अगर किसी भी भाई के पास कुछ इसके बारे में कुछ ज्ञान हो तो वो मुझे। थैंक यू सर, यही मेरी शेयरिंग है। थैंक यू भारद्वाज साहब, थैंक यू। आज मैं लाठी भी लेके आया। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। अब मैं अतुल जैन जी को आगे बुलाऊंगा, बहुत दिनों के बाद आए हैं आज। अतुल जी, जोरदार तालियां अतुल जी के लिए। नमस्कार दोस्तों,
बिल्कुल सही बात है कि आज मैं मेरे ख्याल से 3 या 4 मीटिंग के बाद आ रहा हूँ, और मैं भी हर फ्राइडे को मिस कर रहा था, लेकिन कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस है जिसकी वजह से मैं नहीं आ पा रहा था। फरवरी के महीने में बहुत सारी चीज़ें अच्छी हुई, बहुत सारी कुछ चीज़ें ख़राब हुई। फरवरी का महीना ऐसा निकला जैसे हमारा था ही नहीं। तो क्योंकि जनवरी में कुछ अच्छा काम किया था, उसके बाद फरवरी के महीने में एक घर में मेरे भतीजे की शादी थी, तो हमारी जनरेशन में, हमारी नेक्स्ट जनरेशन के अंदर पहली मैरिज थी, और वो मैरिज हमने बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत धूमधाम से शादी की। उसके बाद शादी से आने के बाद ही मेरे फादर साहब नहीं रहे, थोड़े से बीमार हुए और हॉस्पिटल में उनको ज़्यादा तबीयत ख़राब कर दी गई, और उसके बाद वो नहीं रहे। तो फरवरी का महीना बिल्कुल ऐसा निकल गया। तो मैं जो 1 फरवरी को जो बजट आया था, तो उसके अंदर मैं देख रहा था कि कुछ बजट में हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर है उसने कुछ चेंजेस बताए थे कि भाई 5 लाख से ऊपर के जो प्रीमियम्स है, उसकी 1 अप्रैल 2023 के बाद से यदि हम 5 लाख से ऊपर का प्रीमियम देते हैं तो उसकी मैच्योरिटी टैक्सेबल हो जाएगी, ऐसा उन्होंने प्रावधान है। अभी जब बजट में क्लियर होगा, बजट पास हो जाएगा, बजट सेशन में पास हो जाएगा, तो वो उस पर मोहर लग जाएगी। लेकिन अभी उनका ये प्रावधान है कि 31 मार्च तक, यदि हम लोगों के लिए, सब लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि भाई हम 31 मार्च तक जितना भी काम कर सके अपने क्लाइंट्स को एटलीस्ट अवेयर करें, ठीक है। तो ये मेरा प्रोसेस था कि भाई मैं इस पे काम करूंगा, और एक बहुत बड़ा प्रीमियम के ऊपर डिस्कशन, मतलब हम लोग 31 मार्च पे लोग करेंगे। लेकिन फरवरी जब ऐसा चला गया तो उससे मैं मार्च के ऊपर प्रेशर बढ़ गया। तो मैंने इस बार डिसाइड किया था कि मार्च के अंदर हम बैक टू बैक मीटिंग्स करेंगे, और वो एक मार्च से ऑनवर्ड चल रही है। बीच में होली में 2-3 दिन जरूर डिस्टर्ब रहे कि नहीं हो पाए। तो अभी यदि मैं बात करूं, मेरा कॉर्पोरेट क्लब का थोड़ा सा प्रीमियम बचा हुआ है, जो मेरा अपने से टारगेट है कि मैं 15 मार्च तक अपना कॉर्पोरेट क्लब क्वालिफाई कर लूंगा, जो मेरा मतलब मिनिमम बेंचमार्क है कि भाई मुझे जो पिछले 4 सालों से मेरा कॉर्पोरेट क्लब चल रहा है, जैसे ही हमारा ये कॉर्पोरेट क्लब क्वालिफाई होगा तो शायद 2024 की एमडीआरटी भी कंप्लीट हो जाएगी उसके अंदर। तो ऑलमोस्ट, हाँ, ऑलमोस्ट हम लोगों ने काफी प्रीमियम हमने डाल दिया है और काफी चीजें बहुत डिस्कशन में है। बट मेरा ये 31 मार्च तक का ये टारगेट है कि कम से कम एक सीओटी यहाँ से निकलनी चाहिए एलआईसी से, क्योंकि जिस लेवल पे हम डिस्कशन कर रहे हैं, क्लाइंट के साथ जा करके बात कर रहे हैं ना, उसमें और सब लोगों से सिर्फ इतना ही बात कर रहा हूँ, और बहुत बड़ी बात नहीं कर रहा, सिर्फ इतना बात कर रहा हूँ कि सर इस बजट के अंदर कुछ चेंजेस आए हैं। वो चेंजेस हमारी इंडस्ट्री के अंदर बहुत बड़े चेंजेस हो सकते हैं, आपके लिए बहुत अच्छे बड़े चेंजेस हो सकते हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में जिस तरीके से हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, और जिस तरीके से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स बन रहे हैं हमारे हमारे इन्वेस्टमेंट्स के, उसमें आपको टैक्स फ्री रिटर्न्स मिलना एक मुश्किल प्रोसेस हो जाएगा। आपके पास आज ये ऑप्शन है कि आप अपने जितने भी अमाउंट, किसी भी अमाउंट को आप टैक्स फ्री मैच्योरिटीज के में ले सकते हैं। 31, ये सिर्फ ऑप्शन 31 मार्च तक है, तो आप इसको जितना मैक्सिमम आप यूटिलाइज करना चाहें, उसके लिए मैं आपसे सिर्फ 15 मिनट के लिए मिलना चाहता हूँ। तो उसी तरीके से ही मैं भी खुद ही कॉल कर रहा हूँ सब क्लाइंट्स को। पहले मेरी ये कॉल करती थी, अब मैंने वो सब प्रोसेस चेंज किया थोड़ा सा, और कोशिश मेरी ये है कि एक दिन में 3 से 4 मीटिंग मैं जरूर करूं। और 31 मार्च तक जो आने वाला टाइम है वो बहुत हम लोगों के लिए, सबके लिए ड्रीम टाइम है। सब लोगों को बहुत इस अपॉर्चुनिटी को इनकैश करना चाहिए। 1 अप्रैल को क्या होगा हमें भी नहीं मालूम, ठीक है, कि बजट सेशन में वो ये कि बजट में पास होगा, क्योंकि बहुत सारे पैरेलल हम इंश्योरेंस कंपनियों से डिस्कशन कर रहे हैं, बड़ी सभी इंश्योरेंस कंपनी, काफी सारी इंश्योरेंस कंपनी से डिस्कशन चल रही है। इवन बहुत सारे हम लोग लेटर्स भी डाल रहे हैं, हम एफपीआरटी के बिहाफ पे भी एक लेटर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में डालेंगे, आईआरडी में डालेंगे कि ये प्रोसेस ठीक नहीं है, जो ये 5 लाख से ऊपर की टैक्सेबल की बात चल रही है, इसके ऊपर हम प्रोसेस पे हम लोग लगे हुए हैं, उसमें काम कर रहे हैं। और बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनी के सीनियर लोगों से बात चल रही है कि उन्हें भी लग रहा है कि ये ऐसा होने से आगे इंश्योरेंस पे काम करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। मैच्योरिटी यदि टैक्सेबल हो जाती है तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, बट हम लोग सब मिलकर के काम कर रहे हैं। और लेकिन जब तक 31 मार्च तक सब इस हॉल में बैठे हुए सभी लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने क्लाइंट्स को मैक्सिमम अवेयर करें। और आपको लोगों को बता रहा हूँ कि एलआईसी में 13,60,000 एडवाइजर होने के बावजूद एलआईसी का इतना एग्रेसिवली काम नहीं कर रहा। प्राइवेट कंपनियों ने उसको युद्ध लेवल पे लेके चल रहे हैं, युद्ध लेवल पे लेके चल रहे हैं। उन्होंने सारे एडवाइजर्स को इतनी सारी ट्रेनिंग्स दिए जा रहे हैं बार बार, और बार बार एक ही चीज पे फोकस कर रहे हैं कि 31 मार्च आप लोगों के लिए मेकिंग और ब्रेकिंग ईयर है। इसमें यदि आपने कुछ कर लिया तो कर लिया, नहीं तो फिर आपको आगे आने वाले टाइम में वो ये अपॉर्चुनिटी दोबारा नहीं मिलेगी।
ठीक है। तो सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप अपने एग्जिस्टिंग क्लाइंट को जरूर एक बार जरूर अवगत कराएं कि ये सर ऐसा हो रहा है, हमें भी नहीं मालूम कि कल को क्या होगा, बट ऐसा प्रावधान इस बजट के अंदर आ चुका है। तो इतना आप लोग सब करिए और मेरी भगवान से प्रार्थना है कि आप लोगों के जो भी ड्रीम्स हैं वो इस 31 मार्च से पहले पहले पूरे हो। और थैंक यू सो मच। थैंक यू अतुल जी। दोस्तों, कर्मा थ्योरी आपने सबने सुनी है। एक बारी किसी व्यक्ति ने या किसी ने गंगा माँ से पूछा कि जो आता है आप में पाप धो के चला जाता है, जो आता है आपके अंदर पाप धोता है और चला जाता है, आप इतने पापों का क्या करते हैं? वो कह रहे मैं सारे पाप सागर को दे देती हूँ, सागर में चला जाता है। तो सागर से पूछा आप क्या करते हो? कह रहे मैं बादलों को दे देता हूं। बादल ने कहा आप क्या करते हो? बादल से पूछा आप क्या करते हो? वो कह रहे मैं वापस बरसा देता हूं। तो समझ यह है कि जैसा आप बीज बोते हो ना, आप सोचोगे वैसा ही फल मिलता है, और वो जो बीज बोते हैं उससे कितने फल निकलेंगे आपको भी अंदाजा नहीं है। तो जो भी हम कर्म कर रहे हैं उसका फल जरूर मिलता है। अच्छा करते हो तो अच्छा मिलता है और गलत करते हो तो गलत मिलता है। ऐसा नहीं है कि वो टल जाता है, वो टलता नहीं है। आप फिजिकली क्राइम कोई भी करते हो, कुछ भी, मे भी आप दुनिया की नजरों में आ जाओ, पकड़े जाओ या ना पकड़े जाओ, उसकी सजा मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती। लेकिन जो कर्मों से आप किसी के लिए गलत करते हो उसकी सजा पक्का मिलती है और वो कैरी फॉरवर्ड होती है। आपका इस जन्म में वो सजा नहीं मिली तो अगले जन्म में। कई बार आपको लगता है कि आपने इतना अच्छा कर रहे हो, वो अच्छा क्यों नहीं हो रहा आपके साथ? कहीं ना कहीं आपके कर्मों का ही होता है। आज जैसे भारद्वाज जी ने ज्यादा मेरे हिसाब से कुछ नहीं समझाया, एक पॉलिसी आई है और एक ये है, सिंपल सा बात करी और उनको 50-50 लाख के 2 चेक मिल गए, और वो भी रेगुलर प्रीमियम इन्होंने किया है, 5-5 लाख भी किया है। हाँ, 50-50 लाख समय छोड़ और 5-5 लाख, दो वो भी समय छोड़ है, 5-5 लाख या 5-5 लाख है समय छोड़। तो 1 करोड़ 10 लाख का रेगुलर समय छोड़ ये लाए हैं, और उसका प्रीमियम भी अच्छा खासा होगा ही होगा। तो दोस्तों ये कर्मों का ही है कि ऐसा नहीं है कि हमने आज ही कोई बात करी। जैसे पिछली बार रेखा मैम ने बात की थी, ये भी हमेशा भलाई के कार्यों में लगी रहती हैं, इनको भी बड़ी आसानी से वो चेक मिल गया था। तो दोस्त आपको अपना काम करना है, IRDA को अपना करना है, आपने क्लाइंट को बताना है। जैसे अतुल जी ने कितने सिंपल वे में बताया कि आपको अपने क्लाइंट को टच करना है, उसके बाद उसकी किस्मत जैसा वो करे। और किसी भाई की कोई शेयरिंग, कोई आना चाहता है आगे? नहीं आना चाहते तो हम आज के स्पीकर को इनवाइट करेंगे जोरदार तालियों से, अजय जी को। अजय जी वेलकम। डायनेमिक लीडर हैं हमारे, और मैराथन कितना दौड़ चुके हैं, हमें तो सोच में भी नहीं आती वो बातें कि जितना ये दौड़ लेते हैं। वेलकम सर। नाउ डेस्क इज योर सर। नमस्कार दोस्तों। नहीं अभी रहने दो। मेरे को, मैं पहले तो धन्यवाद देता हूं FPRT बोर्ड का, जिन्होंने मेरे को अपॉर्चुनिटी दी आपके साथ बात करने के लिए, अपने कुछ आइडियाज़ शेयर करने के लिए, अपनी कुछ अंडरस्टैंडिंग आपके साथ शेयर करने के लिए। दूसरी बात, मैं धन्यवाद देता हूं आप लोगों का कि आप लोग, देखो हर आदमी को थोड़ा कंफर्ट पसंद होता है, और आप अपना सुबह 8 बजे यदि यहाँ पहुँचते हो तो कम से कम 6 बजे तो बंदा उठता ही उठता है। 1 घंटे की ट्रैवलिंग, 1 घंटे में तैयार होना, वो सब चीज़ें होती है। तो आपने अपने कंफर्ट में से वो टाइम निकाल के मेरे विचार सुनने के लिए आए, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। दूसरी बात, आज जो मैं बात करूँगा वो सारी की सारी बातें करूँगा मैं, मतलब एक कोई लेक्चर टाइप का नहीं होगा, हम आपस में इंटरेक्ट करेंगे। तो यदि मैं कुछ आपसे पूछूं या आपको बीच में कुछ लगे कि मेरे को कुछ पूछना है या समझ में नहीं आया है, तो आप प्लीज हैंड रेज कीजिएगा और हम उसे कंटिन्यू करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है हमारा, अंडरस्टैंडिंग इनकम। देखिए इनकम क्या है, कुछ मेरे को बता पाएंगे आप? कोई इनकम क्या है, क्या समझते हैं इनकम से आप? मैं मतलब इंटरेक्शन रखना है तो फिर आप थोड़ा सा बताइए, मेरे साथ इंटरेक्ट कीजिए, नहीं तो फिर मैं तो एक PPT बना के लाया हूं, मैं तो पढ़ दूंगा, उससे क्या फर्क पड़ता है। अपने काम का मेहनताना, ठीक है। और कुछ? जो भी हम लोग एफर्ट्स करते हैं उसके
हाँ हाँ, जो भी मतलब क्या, हम जो भी काम करते हैं, जो भी हम दिमाग से या शरीर से जो भी मेहनत करते हैं, उसके बदले में जो हमें मॉनेटरी बेनिफिट होते हैं उसे हम इनकम बोले, इन टर्म्स ऑफ द मॉनेटरी, पैसे के टर्म्स में ना। रिवार्ड तो कोई पीठ पे हाथ भी फेर देगा, शाबाशी दे देगा, तो वो भी रिवार्ड ही है। तो मॉनेटरी टर्म्स में जो हमें पैसा मिलता है उसे हम इनकम बोलते हैं। और उस इनकम को से करते क्या है, हम घर चलाते हैं। घर चलाते हैं कि हम हमारे जो रूटीन के खर्चे हैं, हमारी फैमिली के जो खर्चे हैं, एक जिससे कि हमारा एक लाइफ स्टाइल मैनेज रहता है, मतलब मीडियम क्लास, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास या HNI जो भी कुछ है, उस इनकम से ही हम सारा खर्चा करते हैं, जिससे हमारे एक समाज में एक स्तर, एक लेवल बन जाता है, जिसके हिसाब से हमारी लाइफ चलती है, लाइफ स्टाइल उसे बोल देते हैं। तो इनकम हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि हमारे जेब में, हमारे घर में पैसा नहीं आएगा तो हमारा लाइफ स्टाइल मेंटेन नहीं रहेगा, और लाइफ स्टाइल मेंटेन नहीं रहेगा तो फिर हम निम्न स्तर के हो जाएंगे, जैसे भी हो जाएंगे। मतलब इनकम का हमारी जिंदगी में, हमारे स्तर को, समाज में हमारी इज्जत के लिए बहुत ज्यादा महत्व है। बिना इनकम के हो सकता है क्या समाज में हमारा? लोग, बहुत से लोग बोलते हैं, मेरे को कई बार सुनने को मिलता है कि पैसा बुराई की जड़ है। नहीं नहीं, वो भी सच है, मैं भी ये बोलता हूँ, पैसा बुराई की जड़ है, लेकिन पैसा अच्छाई की भी जड़ है। दुनिया का कोई भी काम जिसे आपके बोलते ना, क्या करेंगे पैसा जोड़ के, भी होते हैं से, आप उस व्यक्ति से पूछिए कि दुनिया का एक भी ऐसा काम जिसे आप भलाई का काम समझते हो, वो काम बिना पैसे के होता, मेरे को बता दो। धर्म भी नहीं बढ़ता, धर्म भी पैसे से ही बढ़ता है। धर्म, चैरिटी, गौशाला, पाठशाला, स्कूल, कुछ भी आप ले लीजिए, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, सब पैसे से चलते हैं। जितने भी डेवलपमेंट के काम होते हैं, सड़कें, बांध, बिजली, रेल, शिप, ठीक है ना, पोर्ट, स्टेशन, बंदरगाह, सब पैसे से होते हैं। डेवलपमेंट भी और धर्म कर्म के काम भी, चैरिटी के काम भी, सब पैसे से चलते हैं। तो इसे थोड़ा सा हम इससे डायरेक्ट चालू हो जाएगा राजेश जी। तो आज हम बात करेंगे कि इनकम को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। मैंने थोड़ा सा प्रयास करा है, और अजय जी आप यदि देखना चाहें तो सामने बात सकते हैं। हाँ ठीक है, ठीक है। तो बात करेंगे, हो सकता है मेरा प्रयास आपके स्तर का रहा है नहीं रहा है, वो आपको देख के मेरे को बताना है। तो आज हम इनकम को समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों। और आप मेरे को बताइए कि मैंने लिखा है कि 5 मैक्रोज इन द वर्ल्ड बाय गॉड, नेचर, ऑलमाइटी, ब्रह्मा। ये 5 महातत्व हैं दुनिया के, जो क्रिएट करे हैं, जो यदि कोई भगवान ने, कोई नास्तिक है तो प्रकृति ने, ऑलमाइटी या ब्रह्मा सृष्टि के क्रिएता, रचयिता हैं, तो मैंने ब्रह्मा भी लिखा है। बी, ये भगवान शब्द में आ जाते हैं, यदि आप उसको रख लें तो भगवान शब्द में आ जाते हैं, इसलिए मैंने नीचे लिखा है। बी फॉर भूमि, अर्थ। जी फॉर गगन, स्पेस, अंतरिक्ष, ठीक है। वायु, एयर, ठीक है। और आग, फायर, नीर, जल, वाटर। पूरा ब्रह्मांड बोले तो इन्हीं चीजों से बना है, किसी और चीज से बना है? इसके अलावा कोई चीज है? अच्छा, आप ये बताइए, इन 5 मैक्रो एलिमेंट्स के बिना हमारी जिंदगी चल जाएगी क्या? 4 के साथ चल जाएगी? एक भी ना हो, मतलब 4 है हमारे पास, तो एक भी ना हो तो नहीं चलेगी ना। ये 5 पूरी प्रकृति को, पूरे यूनिवर्स को चलाने के लिए बहुत जरूरी है साहब। एक भी नहीं होगा तो नहीं चलेंगे। और एक छठा मैक्रो एलिमेंट है। अच्छा, ये 5 के 5 जो है ना, किसने बनाए? भगवान ने बनाए। भगवान के बनाए इन 5 तत्वों के बिना हमारी जिंदगी नहीं चलेगी। तो फिर एक छठा एलिमेंट और है, 6th मैक्रो एलिमेंट रिक्वायर्ड टू एग्जिस्ट फॉर ह्यूमन बीइंग इज। ये छठा जो महातत्व है, ये सिर्फ व्यक्ति के लिए, मानव जाति के लिए जरूरी है और किसी के लिए जरूरी नहीं है, और दैट इज मनी। यदि उन 5 के बिना काम नहीं चलेगा तो इस छठे के बिना हमारा काम नहीं चलने वाला, ह्यूमन बीइंग का नहीं चलेगा। ये गधे, घोड़े, कुत्ते, बिल्ली, हाथी, शेर, पशु पक्षी, पेड़ पौधों को नहीं चाहिए।
लेकिन हमारे लिए छठा भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितने वो पांचों महत्वपूर्ण है। हमारे पास वो पांचों हैं तो प्रकृति ने दिए, और ये छठा नहीं है तो भी हमारी लाइफ एग्जिस्ट नहीं करेगी या हम एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे ढंग से। तो आज हम समझने वाले हैं मनी को। यहां तक कोई सवाल है तो पूछिएगा, क्योंकि मैं थोड़ा इंटरेक्शन लेके चलूंगा। ओके, बढ़िया चल रहा है। हमारे जो ओरिएंटल का वो है, पृथ्वी धरती जल आकाश सबकी सुरक्षा। हाँ 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 हाँ। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ इनकम। इनकम दोस्तों हमारे पास हर तरह की इनकम हम कवर करेंगे। हमारे घर में आमदनी आती कहां कहां से है? 4 तरीके से आती है। एक तो होती है हमारी एक्टिव इनकम, दूसरी होती है सेमी एक्टिव इनकम, पैसिव बट नॉट गारंटेड इनकम, पैसिव एंड गारंटेड इनकम। अब मैं इसमें से आपसे सवाल पूछूंगा, अतुल जी, सुनील जी, राजेश जी, 3 लोगों के अलावा और कोई जवाब नहीं, बाकी सब जवाब देंगे। एक्टिव इनकम का क्या मतलब होता है? वेल डन, वेल डन, बहुत बढ़िया। सेमी एक्टिव इनकम, मैडम आप मत देना जवाब। सेमी एक्टिव इनकम, ठीक है ठीक है। पैसिव बट नॉट गारंटेड, पैसिव जो बिना कुछ काम करे आ रही है, लेकिन मतलब एक तरह का वो नहीं लिमिटेड कि भाई कितनी आ रही है, कभी कम ज्यादा कम ज्यादा। चलो शर्मा जी आपसे कुछ प्रकाश डालेंगे इधर। आप बताइए, पैसिव एंड नॉट गारंटेड इनकम तो आपने बता दिया ना, पैसिव एंड गारंटेड इनकम के बारे में बताइए कुछ। पैसिव एंड गारंटेड इनकम कहने की भी एक रेगुलर वो आनी है चाहे काम करेगा ना। जैसे कि हम एलआईसी क्षेत्र में हैं और जो हमने काम कर रहा है कर रखा है, तो उसके बाद हमारी इनकम रेगुलर वो रहेगी चाहे हम उस स्थिति में काम ना करें। तो ये पैसिव इनकम, पैसिव एंड गारंटेड इनकम, गारंटेड मतलब है आपको तो अलाउड नहीं है ना सर, आपको अलाउ नहीं है। हाँ तो इसीलिए तो मैंने यहाँ डिस्कशन छेड़ा है ना। जैसे कोई पेंशन जैसे उमंग में मिल रही है, रेगुलर इनकम मिल रही है, ठीक है, पैसिव भी है और गारंटेड भी है। नहीं, वो एक्चुअली सब पीपीटी में आगे कवर हो रखा है। मैं लिखना का काम बाद की 2-3 स्लाइड में है बस मेरे पास, लिखूंगा, लिखने के लिए बहुत कुछ है। पैसिव इनकम मतलब बिना कुछ काम करे, बिना हमारे बैठाए आराम से आ जाए हमारे मिलने के लिए, वो गारंटी हो उसकी हर समय पे आने के लिए। ठीक है ठीक है, वेल आपकी सारी चीजें मैंने कवर कर रखी हैं, और मैं आपको बता दूं आपने बहुत अच्छे जवाब दिए, पर सारे सही नहीं है, ठीक है ना। जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जो मेरी पढ़ाई लिखाई है, उसके हिसाब से मैं बात करेंगे। अब पहली इनकम को हम कवर करेंगे, एक्टिव इनकम को। एक्टिव इनकम साहब वो होती है जो मैडम ने बोला था, जो हम मेहनत करते हैं उसके बदले में जो हमें मेहनताना मिलता है। इसमें जो इनकम आती है हमारी सैलरी, प्रोफेशनल फीस या बिजनेस प्रॉफिट। सैलरी, यदि हम कहीं नौकरी करते हैं तो हम पूरे महीना वहां जाते हैं तो तनख्वाह मिलती है। प्रोफेशनल फीस, यदि एक डॉक्टर क्लिनिक पे बैठेगा या एडवोकेट अपने चैम्बर में बैठेगा तो उसे जो भी फीस जनरेट करता है वो उसकी होती है। या कोई बिजनेस प्रॉफिट, कोई लाला जी अपने गल्ले पे बैठेगा तो उसे इनकम मिलेगी। या कोई बंदा फैक्ट्री ओनर है, या कोई बड़ा कोई सॉफ्टवेयर का बिजनेस कर रहा है, या कोई मतलब सर्विस इंडस्ट्री के बिजनेस में है तो उसको ये बिजनेस मिलेगा। इसका रीजन ये है, ये कैसे जनरेट होती है? ये जनरेट होती है साहब, हम अपना शरीर, दिमाग और समय, तीनों चीजें लगानी पड़ती है। इसके अलावा एक्टिव इनकम का कोई और जरिया है क्या? मैंने आपको बताया, लाला जी गल्ले में बैठेगा तो शरीर बैठेगा, ऐसा तो नहीं अपनी आत्मा भेज देगा भाई तू गल्ले में बैठ जा, मैं यहाँ घर में बैठा हूँ सिठानी के साथ, ठीक है ना। और दिमाग, उसको मैनेज करने के लिए बिजनेस को दिमाग भी लगाएगा। और सर टाइम तो देगा 8-10 घंटे गल्ले में, या 4 घंटे 5 घंटे जो भी उसकी मार्केट का टाइम होगा, या फैक्ट्री में जो भी जाएगा। इसके अलावा और कोई तरीका है? मैं चाहता हूं कि इसके अलावा और कोई तरीका एक्टिव इनकम जनरेट करने का है। इसमें एक चीज और है, मैं फोकस में हूं ना। हाँ, इसमें एक चीज और है, इसमें एक चौथी चीज मैं और ऐड करता हूं, और अभी नेक्स्ट टाइम पीपीटी में कर दूंगा। जो बॉडी, माइंड एंड टाइम के अलावा वी हैव टू यूज अवर गुडविल।
हर आदमी की अपनी एक गुडविल होती है, अपने एक साख होती है, चाहे वो सर्विस में हो, चाहे वो किसी प्रोफेशन में हो, चाहे वो किसी बिजनेस में हो। जैसे हम अपने एक प्रोफेशन में मान लें तो हमारे बहुत सारे क्लाइंट सोचते हैं कि इंश्योरेंस कराना है तो अजय त्यागी से कराना है या अतुल जैन से कराना है, तो वो हमारी साख है। उसको बैंक भी अप्रोच कर रहा है, उसको दूसरे एजेंट भी अप्रोच कर रहे हैं, उसके मामा का लड़का, बुआ का लड़का, साला, जीजा सब अप्रोच करते हैं, लेकिन वो कहते नहीं इंश्योरेंस का काम है तो जैन साहब से कराएंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो वो हमारी गुडविल है। गुडविल भी हमारी एक्टिव इनकम को जनरेट करने में हेल्प करती है। तो एक चौथी चीज भी मैं इसमें ऐड करना चाहता हूं, वो नेक्स्ट टाइम यदि हम कभी शेयर करेंगे तो पीपीटी में ऐड कर दूंगा। यहां कोई डाउट, कोई सवाल या कुछ अपने विचार रखना चाहते हैं तो बताइए। सुनील जी, आप कुछ आप कह रहे थे ना, एक्टिव इनकम इसमें कवर हो जाती है या कुछ और हो जाते हैं। राजेश भैया, आपका स्वागत है, मैं आभारी हूं कि आज आप उपस्थित हैं। तो एक्टिव इनकम हम शरीर, दिमाग और समय के साथ जो करते हैं, अब शरीर, दिमाग, समय के साथ गुडविल यूज करते हैं, साथ में हम अपना टैलेंट, एक्सपीरियंस, ठीक है ना, और जी वो सब चीजें यूज करते हैं, अपना ब्रांड भी यूज करते हैं। इंटेलेक्ट, वो चार हमारे जो वो है ना, एसेट्स में हमने बात की थी, यदि ध्यान है, एसेट्स वाला सेशन में मेरा कौन था, थे ना। तो हमने एक जो है उसमें इंटेंजिबल एसेट्स में मैंने आपका 4 चीजें यूज करी थी। आपका इंटेलेक्ट, जो आपकी डोमेन नॉलेज, आप यदि इंजीनियर है तो इंजीनियरिंग की नॉलेज, आप केमिस्ट है तो केमिस्ट की नॉलेज, डॉक्टर है तो डॉक्टर की नॉलेज। इंटेलेक्ट, टैलेंट, उस इंटेलेक्ट को आप अपने व्यापार में किस तरह से यूज करते हैं वो आपका टैलेंट होता है, ठीक है ना। इंटेलेक्ट हो गया, टैलेंट हो गया, फिर उस टैलेंट को आपने कितनी बार यूज किया, तो आपका एक्सपीरियंस कैसे, आपको किस तरह का एक्सपीरियंस है। और उसके बाद जो मैंने साख की बात करी थी, ब्रांड, आपका ब्रांड आप कैसे बन जाता है, तो इसलिए आपके पास ये एक्टिव इनकम जनरेट करने में आपको हेल्प होती है। इसमें कुछ चर्चा, इस चीज में कुछ एक्सप्लेनेशन तो नहीं चाहिए किसी को, चारों चीजों में क्लियर है। अब अगर पीपीटी है उसकी तो पीपीटी नहीं, मैं ऐसे ही बता देता हूँ, बता दीजिए। 2 मिनट लगेंगे। देखिए सुनील जी, आपने सर्वेयर हो तो आपने इंजीनियरिंग की होगी 100%, तो इंजीनियरिंग की डिग्री आपका इंटेलेक्ट है, ठीक है ना। और आपके बैचमेट होंगे, एक लड़के का नाम या अपने लड़की का नाम बताओ, क्लासमेट में जो भी बैचमेट में रहे होंगे। धर्मवीर, आपके साथ धर्मवीर ने भी सेम डिग्री करी, सेम बैच में करी, ठीक है ना। अब आप देखिए तो इंटेलेक्ट तो आपका लगभग सेम हो गया, मान लो परसेंटेज भी सेम आई, वो एक्शन बन गए। वही चीज मैं कर रहा हूं। अब धर्मवीर और सुनील जी सेम इंटेलेक्ट के साथ कॉलेज से पास आउट होते हैं, दोनों ने उस इंटेलेक्ट को, उस ज्ञान को किस तरह से यूज किया है, उनका टैलेंट है भाई। उन्होंने सरकारी नौकरी की तैयारी करी या एंट्रेंस का टाइम दिया, तो उन्होंने अपने इंटेलेक्ट को, टैलेंट किस तरह से उन्होंने टैलेंटेड थे तो उन्होंने वहां यूज करा, तो दोनों का टैलेंट डिफरेंट हो गया, इंटेलेक्ट दोनों का सेम था। अब चूंकि आप सर्वेयर में आ गए तो आपको एक्सपीरियंस किसका हुआ, सर्वेयर का। वो सरकारी नौकरी में चले गए तो उनका एक्सपीरियंस किसका हुआ, यहां से आपके रास्ते अलग अलग होते चले गए। उसके बाद आपने जिस तरह का, अब एक बात बताइए, सुनील डैंग आज जिस प्रॉब्लम को हैंडल करता, मान लो कोई एक प्रॉब्लम है जो आज भी आपको आ सकती है और 10 साल पहले भी आ सकती थी, आई होगी, 10 साल पहले उस प्रॉब्लम को जिस तरह से हैंडल करता था, क्या आज भी उस प्रॉब्लम से उतना ही घबराता है? नहीं। ये आपका एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस इज नथिंग बट द चैलेंजेस यू फेस्ड, दिस इज कॉल्ड एक्सपीरियंस। तो इस तरह से, अच्छा, चूंकि काम करते करते आप काम को कितने जिम्मेदारी से करते हो, उसी काम को कितनी जिम्मेदारी से करते हो तो दुनिया देखती है, उससे आपका एक ओरा क्रिएट हो जाता है, उस पर लोग, आप लोग आपका पर भरोसा करें ना करें, ये चीजें निर्धारित करती हैं। अब आप ये देखिए कि वो आपका ब्रांड बनाता है, कि आप पर लोग कितना भरोसा कर सकते हैं, वो आपका ब्रांड बनाता है। कि मान लो कि कोई काम, किसी आपका कोई क्लाइंट है कि इस काम को सुनील को सौंप दो और बेफिक्र हो जाओ,
और इस काम को सुनील को सौंप दो यार, फिर भी फॉलो अप करना पड़ेगा, वो करेगा नहीं उसे जब तक उसको, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है तब आपके पास। ऐसी स्थिति में आपका ग्राहक आपको काम तब सौंपता है या तब आपसे डील करता है जब उसके पास कोई ऑप्शन ना हो, यदि आपका ब्रांड बढ़िया नहीं है। ठीक है ना? तो इंटेलेक्ट, टैलेंट, एक्सपीरियंस और ब्रांड, ये चारों के चारों आपके इंटेंजेबल एसेट्स हैं जो आपको एक्टिव इनकम जनरेट करने में भी हेल्प करते हैं। इसे गुडविल भी, इसे ब्रांड मतलब गुडविल, वही बताया मैंने। तो ये है, ये क्लियर है? बहुत बढ़िया। फिर हम बात करेंगे साहब सेमी एक्टिव इनकम की। सेमी एक्टिव इनकम के लिए इन्होंने, अरविंद जी ने बताया था कि हम कहीं पैसा लगा दें, वो लगा दें, तो ऐसा कुछ था ना। सेमी एक्टिव इनकम में जो दो चीज आती है, बहुत से आदमी ना, यहाँ आपको ये चीज ध्यान में रखना है, लिख लो इसको, कि मैं पीपीटी शेयर करने वाला नहीं हूं, ठीक है ना? फोटो वोटो खींच लेना जो भी कुछ है, और क्योंकि अब लोड भी नहीं कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, वो मेरे को पता नहीं था। लोड भी नहीं कर रहे। तो सेमी एक्टिव इनकम, बहुत से लोग बोलते हैं ना कि हम रिटायरमेंट की प्लानिंग बेचते हैं, जीवन उमंग बेचते हैं, और बोलते हैं यार मेरे पास तो प्रॉपर्टी पड़ी है, उसका किराया आ जाएगा, क्या दिक्कत है? लोग बाग किराए को अपना पेंशन प्रोविजन करके चलते हैं ज्यादातर, मतलब ज्यादातर यही है। तो सेमी एक्टिव इनकम, किराया जो होता है साहब, वो सेमी एक्टिव इनकम होता है, उसमें आदमी को एक्टिव रहना पड़ता है। किराएदार ढूंढना, खाली कराना, मेंटेनेंस कराना, व्हाइट वॉश कराना, किराएदार जम के बैठ गया तो उससे मांड वाली करके, मतलब पैसे लेते के बाहर करना, कब्जा कर लेते हैं लोग बाग। और जैसे जैसे बुढ़ा हो जाता है ना आदमी, तो किराएदार की नीयत उसी वक्त खराब होनी शुरू हो जाती है। तो सेमी एक्टिव इनकम में ये हमें एक्टिव रहना पड़ता है। इसमें रेंटल आता है और लीज फीस, जो प्राइवेट लैंडिंग, हम ब्याज पे पैसा देते हैं, वो सेमी एक्टिव इनकम। बहुत बाद में बोलते हैं ना मेरे तो 50 लाख ब्याज पे चल रहे हैं, तो 1 करोड़ ब्याज पे चल रहे हैं, भाई मुझे क्या जरूरत है? घर दे के जाते हैं, लाइन में लगा कर लेके जाते हैं। और दूसरा मनी लेंडिंग, लीज फीस भी वही आ जाता है। कोई आपने मतलब अपनी प्रॉपर्टी लीज पे दे दी, उसे मतलब थोड़ा लंबे टाइम के लिए किसी बैंक को उसमें दे दी, तो ये सब चीज ये आती है सेमी एक्टिव इनकम में आते हैं। और सेमी एक्टिव इनकम के लिए भी हमें एक्टिव रहना पड़ता है। तो इसके लिए भी हमें ये किस तरह से जनरेट होती है, इसमें हमें बॉडी, माइंड, टाइम लगाना पड़ता है, साथ में हमें अपना एक एसेट भी रखना पड़ता है, कि इसलिए हमें थोड़ा सा कम एक्टिव रह के काम चल जाता है। ये एसेट क्या होता है? यदि आपने रेंटल की इनकम है, लीज फीस है, तो आपका प्रॉपर्टी हो गई। और यदि आपने 50 लाख रुपए ब्याज में दे रखे, तो 50 लाख रुपए आपका एसेट है। और मैं आपको पूरी अच्छी तरह बता देता हूं, सेमी एक्टिव इनकम के भरोसे जो रहता है, तो उसका एसेट भी स्टेक पे होता है। ब्याज के पैसे कभी भी मर जाते हैं, कमेटी भी कभी रुक जाती है, प्लॉट पे कभी भी कब्जा हो जाता है। तो इसलिए हमें सेमी एक्टिव इनकम के लिए भी हमें अपना वही इंटेंजिबल एसेट यूज करना पड़ता है, बॉडी, टाइम, माइंड, एक्सपीरियंस, इंटेलेक्ट, टैलेंट, ब्रांड। और इसमें जो एफडी आपने बात की है उसकी भी 5 लाख की गारंटी है। नहीं, वो है ही नहीं है, एफडी है ही नहीं इसमें। इसमें आप जो मैं बता रहा हूँ आपको एक एक चीज क्लियर हो जाएगी। कोशिश करी है मैंने कि मैं आपको सारी चीजें क्लियर करूं, ठीक है ना? इसमें यहां तक कोई सवाल, कोई विचार अपनी तरफ से इंटरेक्ट करना चाहते हो? एसेट में आपने खाली प्रॉपर्टी लिया और नहीं, एसेट कोई भी हो सकता है, जो ब्याज पे पैसा दिया वो भी एसेट है। इसमें दो ही तरह से इनकम होती है, प्राइवेट मनी लेंडिंग और आपकी लीज फीस या रेंट, बस ये दो इनकम। एफडी नहीं आती? एफडी इसमें नहीं आती। क्यों सर? वो आगे बताएंगे आपको, आपका सवाल कवर हो जाएगा। वैसे तो आपको बोलने की परमिशन नहीं है, आपने खुद ही ठीक है, चलो ठीक है, वेल डन। लेकिन मेरे को अच्छा लगा, मतलब क्यूरियोसिटी है ना, क्यूरियोसिटी ही मैं चाहता था। इसमें आती है आपकी एफडी। पैसिव इनकम वो होती है जिसमें आपको कुछ भी ना करना पड़े, आपको बॉडी, टाइम, माइंड ना लगाना पड़े। एफडी उसी में आती है साहब। यदि आपकी एफडी है एक्सिस बैंक के रजौरी गार्डन ब्रांच में, और मेरी एफडी गाजियाबाद के एक्सिस बैंक ब्रांच में है, तो सेम इंटरेस्ट है। या मेरे बेटे की है, ठीक है ना, या अंटिल और अनलेस वो कोई सीनियर सिटीजन ना हो तो थोड़ा बहुत डिफरेंस आ सकता है। तो सीनियर सिटीजन की सेम होगी चाहे चेन्नई में हो। सेमी एक्टिव में हाई रिस्क, हाँ सेमी एक्टिव में तो रिस्क है ही है, उसमें तो कोई दिक्कत। हाँ, इसमें तो ऑलमोस्ट आप ये देखिए कि आपकी फिक्स टर्म, कोई चेन्नई में एफडी कराएगा उतने की कराएगा, उसी रेट पे कराएगा,
ठीक है। इसमें नॉट गारंटीड एफडी को मैंने इसलिए लिया है कि साहब इसमें ना गारंटीड सिर्फ टर्म के लिए होती है एफडी में। आपने 5 साल की कराई है, 3 साल की कराई, तब तक गारंटी है। उसके बाद यदि आप रिन्यू करने जाओगे तो फिर नए रेट पे होगी, इसलिए गारंटीड नहीं है। यानी मैं 5 लाख कह रहा था, अगर बैंक डूबता है तो 5 लाख नहीं, मैं सर इनकम की गारंटी की बात कर रहा हूँ, बैंक नहीं डूब रहा। आपको इंटरेस्ट जो गारंटीड होगा वो उसी टर्म के लिए जितने दिन के लिए आपने एफडी की है, ठीक है ना। वो तो गारंटी तो एसेट स्टेक पे है फिर आपका, ठीक है। तो फिक्स टर्म डिपॉजिट या आपका, बहुत लोग पीपीएफ, आज भी पीपीएफ कर देते हैं। पीपीएफ का भारद्वाज जी और राजेश भाई बताएंगे, आपने इंटरेस्ट कितना देखा हुआ है पीपीएफ का? 13%, आज क्या है? 7%, 7.1। तो गारंटीड है क्या वो? नहीं। तो वो गारंटीड में आता है, मतलब इसमें आएगा ना, इसमें आएगा, कहाँ पर आएगा? इसी जगह आएगा ना। उन्होंने तो लिख के दिया, हम कभी भी हाँ, कभी भी चेंज कर सकते हैं। तो वो पैसिव है बट नॉट गारंटेड है। ये चीजें क्लियर होनी चाहिए हमें, ताकि हम कस्टमर के साथ बैठे तो कॉन्फिडेंस के साथ बोले और बोल सकते हैं ना सर 13% पे तो पीपीएफ मैंने देखा है, हम सारे के सारे 40 से तो ऊपर के ही है ना। कि मेरे पिता, भाई मैंने नहीं देखा, मैं जब 18 साल का था मेरे पिताजी के पीपीएफ पे मिलता था, समझे नहीं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं। या डिविडेंड, बहुत से लोगों ने म्यूचुअल फंड में, शेयर में इन्वेस्ट कर रखा है। अब उसी वही शेयर को मैंने लिया हुआ है, दिनेश जी ने लिया है, विकास भारद्वाज जी ने लिया है, कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया तो बराबर ही मिलेगा ना सबको डिविडेंड। लेकिन नॉट गारंटीड इसलिए कि पहले तो कंपनी को प्रॉफिट होना चाहिए और फिर प्रमोटर की नीयत होनी चाहिए देने की। भाई प्रॉफिट तो हो गया लेकिन डिविडेंड बांटना नहीं है। वो कह देंगे हमने तो फर्दर एक्सपेंशन के लिए लगा दिया, दूसरे प्लांट को लगा रहे हैं और दूसरी मशीनरी चेंज कर रहे हैं, तो नहीं देना उन्होंने। तो वो मिलेगा तो सबको बराबर मिलेगा, लेकिन गारंटीड नहीं है। और तीसरा रॉयल्टी है। या तो मैं किशोर कुमार की तरह कोई गाना गाया हो मैंने, वो कभी विविध भारती में बजे तो मेरे बेटे को मिल जाएगा कुछ, या मेरे को ही मिल जाएगा कुछ, नहीं बजे तो कुछ नहीं मिलेगा। मतलब रॉयल्टी इनकम आ सकती है, लेकिन कब आएगी, कितनी आएगी, कोई भरोसा नहीं। अब राजेश भाई मान लो कोई किताब लिख दें, ठीक है ना, वो किताब जब जब भी प्रिंट होगी, जब जब भी बिकेगी, इनको रॉयल्टी मिलेगी। लेकिन वो प्रिंट होनी चाहिए, बिकनी चाहिए, उसके लिए तभी तो मिलेगी। और कितनी बिकेगी और कितनी प्रिंट होगी, कुछ भरोसा नहीं है उसका। लेकिन अच्छी इनकम है, इसका प्रोविजन होना चाहिए। ये सब जो है ना, मैं आपको एक चीज बता दूं, ये जो मेरी प्रेजेंटेशन है ना, इसमें हम किसी भी तरह की इनकम की कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं देख रहे। ये सिर्फ और सिर्फ हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए, और कस्टमर को ये बोलना कि होनी चाहिए, हर तरह की इनकम होनी चाहिए। भाई एक्टिव इनकम के बिना तो हम कुछ नहीं करवाएंगे, सेमी एक्टिव भी होनी चाहिए, पैसिव भी होनी चाहिए, ठीक है ना। और पैसिव एंड नॉट गारंटीड भी होनी चाहिए। मतलब यदि आपको इन्फ्लेशन बीट करनी है तो आपको स्टॉक में या म्यूचुअल फंड में पैसे लगाने ही पड़ेंगे ना। और हम कितना भी कर लें, कस्टमर फिर भी लगाएगा। तो ये चीजें हमें उसे क्लियर करनी चाहिए, भाई तेरे को यहां से इस तरह की इनकम आएगी। आपको जो शेयर में आपने लगा रखा है यहां से इनकम आएगी सर, लेकिन वो सेमी, मतलब पैसिव एंड नॉट गारंटीड वाली आएगी। पैसिव एंड नॉट गारंटीड इनकम को जनरेट करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? सिर्फ हमें एसेट्स चाहिए होता है। आपको पैसे लगाने हैं बस, एफडी करनी है या स्टॉक खरीदना है या कुछ भी करना है। इसमें आपका बॉडी, टाइम, माइंड कुछ नहीं लगता। या शर्मा जी लगता है कुछ? नहीं लगता। किसी का कोई सवाल यहां, कोई इनपुट? बच्चे प्रेजेंटेशन ठीक है ना? कोई है? अच्छी है? मेरे को लग रहा है शायद मैं कुछ आप लोगों के लेवल की कुछ चीज क्रिएट करके लाया हूं, नहीं लाया हूं, देखना पूछना पड़ता है ना बीच में। बहुत अच्छी है। पैसिव एंड गारंटीड इनकम ये होती है साहब, जिसमें बिना कुछ करे, आपका बिना कुछ इन्वॉल्वमेंट हुए वो इनकम आए, और प्री डिसाइडेड इनकम आए। समझे नहीं? कोविड हुआ, इसमें सिर्फ पेंशन इनकम आती है और कोई इनकम नहीं आती। मैं आपको सिर्फ स्पष्ट बता देता हूं। कोविड हुआ, आप बताइए कि किसी भी पेंशनर की, चाहे उसने खुद खरीदी है चाहे वो गवर्नमेंट सर्वेंट था, किसी की पेंशन रुकी?
किसी का लेट हुई भाई, आज नहीं देते अगले हफ्ते आएगी। पैसिव एंड गारंटीड इनकम का मतलब होता है, पहले तो बोलते थे हम बैंक का शटर खुले और आप पैसा आपके खाते में, अब बोलते हैं बैंक का सर्वर ऑन हो, फला तारीख को, 1 तारीख को या 5 तारीख को, जिस दिन आपकी पेंशन ड्यू है, बैंक का सर्वर ऑन हो और पैसा आपके खाते में टक्कर मारने चाहिए। सीधी सी बात, देसी बात, इसे बोलते हैं पैसिव एंड गारंटीड इनकम। और दोस्तों, मेरा जो पर्पज है आप लोगों के साथ बात करने का वो यही है कि हमें लोगों की पैसिव और गारंटीड इनकम क्रिएट करनी है, ये हमारी जिम्मेदारी है। एक बार जोरदार तालियां आप अपने लिए बजाएं। अब इसमें क्या होता है कि पैसिव और गारंटीड इनकम करने के लिए जो 2004 से पहले के गवर्नमेंट सर्वेंट हैं उनको हो जाएगी, फ्री में किसी की नहीं होती। वो अपना जिंदगी भर, जितने भी पुराने गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, उन्होंने डेट ऑफ ज्वाइनिंग से डेट ऑफ रिटायरमेंट तक अपनी पैसिव और गारंटीड इनकम के लिए कंट्रीब्यूट किया होता है, फ्री में उन्हें नहीं मिलती। लेकिन वो डिसिप्लिन वे में आ जाते हैं, जो CDR बोलते हैं ना रोचक भाई और वो कंपल्सरीली डिसिप्लिन के साथ कंट्रीब्यूट करते हैं, इसलिए उन्हें पेंशन के रूप में रिवार्ड मिलता है। अब वो कंपल्सरीली डिसिप्लिन के साथ यदि हम अपनी लाइफ में कुछ ऐसा करने हैं तो हम भी अपनी पेंशन क्रिएट कर सकते हैं। तो कौन सा मतलब रॉकेट साइंस है। और इसके लिए जो है ना साहब, द इनकम इज गारंटेड फॉर लाइफ टाइम विद द हेल्प ऑफ पास्ट सर्विस। या तो आपने नौकरी करी हो या आपने एसेट खरीदा हो ऐसा जो पैसिव और गारंटेड इनकम दे। अब ये एसेट क्या है, जैसे LIC का जीवन शांति या जीवन अक्षय, वो एसेट है, ठीक है ना। या पहले वो आता था जीवन सुरक्षा आता था, इस तरह के। मेरे ख्याल से अभी भी कोई सरल सुरक्षा है ना, पेंशन, कोई पेंशन स्कीम अक्यूमुलेट वाली, ठीक है ना। जीवन धारा या लमसम थी सर, एनुअल प्रीमियम पे भी थे, मैंने एक बेची थी तो, ठीक है। हाँ, तो आपने ली थी 2001 में, तो आप बताइए उसकी गारंटीड है ना, क्या रेट पे ली थी आपने? 10,000 रुपए साल जाते हैं उसमें, मेरे ख्याल से 8-9 हज़ार रुपए मिलेंगे महीने के। 3 साल बाद मिल जाएगा। बताइए, एक बार जोरदार तालियां, इस टाइम पे इन्होंने ये डिसीजन लिया। 10,000 रुपए साल दिए हैं आपने और 8-9 हज़ार रुपए महीना मिलेगा। मेरे पास एक मन्नू धवन एक हमारे उनका मुझे फोन आया कि एक LIC की पॉलिसी सरेंडर करनी है उनकी किसी क्लाइंट की, तो उन्होंने डिटेल शेयर करी, तो 9,800 रुपए वो मैडम जीवन सुरक्षा में दे दी, 9,800 रुपए। अब 22 साल देने थे और वो 22 साल अब कंप्लीट हो गए, इस साल अभी मार्च में कंप्लीट हो गए, और उन्होंने वो पॉलिसी इंश्योरेंस कंपनी में सरेंडर के लिए भेज दी, हमारे ऑफिस ब्रांच में भेज दी। ब्रांच वालों ने ये कह के रोक दी कि इसका डुप्लीकेट पॉलिसी कौन बना, आपने ओरिजिनल कैसे भेज दिया। तो इस चक्कर में वो उसने मेरे से कनेक्ट किया, मैंने उसको बताया, उसको 4805 में महीने की पेंशन मिलेगी, अप्रॉक्सीमेटली 55,000 रुपए साल की पेंशन मिलेगी, जिसने 9,800 रुपए साल का दिया, और 5,85,000 10% का इंटरेस्ट मिल रहा है उसमें विद रिटर्न ऑफ परचेज। हाँ, 5,85,000 रुपए का कॉर्पस क्रिएट हो गया, कॉर्पस क्रिएट हो रहा है। 9,800 रुपए देने के बाद 22 साल में उसने टोटल मिला के 2,10,000 रुपए पेमेंट करी, मोटा मोटी 2,10,000 के बदले में। मैंने उनको बताया साहब को, मैं कहा सर ये ना ये गोल्ड माइन है, इसको छेड़ाछाड़ी मत करना, उनको बोलो कि ये वापस अपना पॉलिसी बॉन्ड मंगा ले और ऑप्शन ऐप ओके करके उसको आगे चले। तो अब उन्होंने फिर मेरे को कल थैंक यू बोला, ये बात बोल के, ये मैंने क्लाइंट को समझाया और वो ही क्लाइंट भी थैंक यू कह रहा आपको, और हमने वो पॉलिसी बॉन्ड रिवर्स लेने की प्रोसेस कर दिया और उसमें ऑप्शन ऐप भरवा के भिजवा। सर वो सरेंडर करेंगे तो सारा पैसा टैक्सेबल हो जाएगा, 1/3 टैक्सेबल हो जाएगा। हाँ, वो मतलब और जो है 25% कन्वर्ट करा लेंगे तो वो टैक्स फ्री भी है, नहीं भी कराए तो पूरी कराने की जरूरत भी क्या पड़ेगी, जब इतनी अच्छी रिटर्न मिल रही है तो कम्यूट कराने के पूरे। तो दोस्तों ये पैसिव एंड गारंटीड, देखो ये 2 एग्जांपल आपका खुद का मतलब लाइव एग्जांपल हमारे सामने आ गए। पैसिव एंड गारंटीड इनकम का ये मैजिक है। भले ही हमें 5.5-6% पे हमें जीवन अक्षय या जीवन शांति आज मिल रही हो, लेकिन आने वाले टाइम में यही चीजें जब 2% पे 2.5% पे रह जाएंगी तो ये भी एक ऐसी चर्चा करने का विषय रह जाएगा, ठीक है ना। आप बताइए, उस टाइम जब आपने जीवन धारा खरीदी थी दिनेश जी, उस वक्त लगता था कि साला 6% का इंटरेस्ट आ जाएगा यहाँ पे,
ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखते हुए, तो इसमें सिर्फ हमारा एसेट लगता है। और एसेट दो तरीके से, या तो किसी के पास लमसम पैसा हो, भाई आपके पास पड़े 2 करोड़ रुपए तो ले लो, नहीं तो अभी हम जो है ना वो एसेट एक एक्यूमुलेशन फेज, किसी के कोई 40 साल का 45 साल का है, तो भाई तू एक वेल्थ क्रिएट कर ले, अकुमुलेट कर ले, किसी एलआईसी की पॉलिसी पर, किसी आरडी से, जिस तरह से भी कि उस वक्त उसे खरीद लेंगे हम एसेट को आपके रिटायरमेंट का कॉर्पस अलग से तैयार कराना है हमने। ये स्लाइड बड़ी जानदार है साहब, टाइम तो है ना, टाइम तो बहुत है। टाइप्स ऑफ इनकम में इसमें मैं देखेंगे कि एग्जांपल ऑफ इनकम और मैक्सिमम एज टू डिपेंड अपॉन द रेगुलर एसेंशियल एक्सपेंसेस, बियॉन्ड दैट इट नॉट बी एडवाइजेबल। किस इनकम पर हम कितने उम्र तक डिपेंड रह सकते हैं, उसके बाद नहीं रहना है किसी भी हालत में। एक्टिव इनकम पर हम डिपेंड रहते हैं, या हम डिपेंड रहे ना रहे, हमें सरकार रिटायर कर देगी 60 साल तक, ठीक है ना। इसमें वही आती है सैलरी, कंसल्टेशन फीस, प्रोफेशनल चार्जेस, बिजनेस प्रॉफिट। 60 साल से ज्यादा कोई एक्टिव इनकम अलाउड है हमारे यहाँ? वो ठीक है, लाला जी गल्ले पे बैठे हैं तो बात अलग है, लेकिन बच्चे तो संभाल ही लेते हैं ना उस टाइम पे। और यदि कई बार लाला जी के साथ तो ऐसे भी हो जाता है जैसे वो रेमंड के मालिक के साथ हुआ था, सिंघानिया साहब के साथ। तो कई बार हम गल्ले पे नहीं भी, मतलब बैठना भी चाहे तो भी नहीं, नेक्स्ट जनरेशन आके कब्जा कर लेती है, और कब्जा करेगी ही करेगी, इसे कोई नहीं रोक सकता। तो इसमें 60 साल से ज्यादा हम एक्टिव इनकम पर डिपेंड नहीं रह सकते साहब। एक है सेमी एक्टिव इनकम जो हमने बताई थी, इसमें वो आपके रेंट, इंटरेस्ट और मनी लेंडिंग आता था। इस पर हम मैक्सिमम 65 साल तक जिंदा रह सकते हैं। आप बताइए कि 65 साल के बाद हम बुढ़ापा तो आएगा ही आएगा, किराएदार को उससे खाली कराना इतना आसान है कि बच्चे मेरे, अब जैसे मैं अपनी स्टोरी देख रहा हूँ, मेरे बच्चे दोनों बाहर सेटल हैं और किराएदार की नीयत खराब हो गई, तो 65 साल के बाद क्या मेरे अंदर इतना पावर रहेगी, इतनी स्ट्रेंथ रहेगी कि मैं उसे खाली करा पाऊँ या धमका पाऊँ या 4 आदमी इकट्ठे कर पाऊँ? रहेगी भी तो कम रहेगी, उतनी नहीं रहेगी। हाँ, तो इस पर 65 साल से ज्यादा, हाँ बच्चे साथ हैं, बच्चा किराया वसूल करके अपनी आंटी में रख ले, बेटा अपनी बहू को दे दे, तो क्या कर लोगे भाई? ये स्टोरी चलती है ना, घर घर में चलती है। हाँ बोलिए, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? सिस्टम और चल रहा है साउथ दिल्ली में और दिल्ली के अंदर, जैसे पेरेंट्स को फॉरेन सेट हो गए और बैठे बोले खड़े हो, नहीं आप बोल लो सर, आप जैसे मालिक हो। तो उसमें क्या करते हैं, मैंने किराएदार आपने रख दिया, वो बाहर है, तो वो लोग क्या करते हैं कि किसी प्रॉपर्टी डीलर से मिलके उस प्लॉट को अपने नाम कर लेते हैं। हाँ तो मतलब उस पर ज्यादा रिलाई नहीं कर सकते ना। हाँ, जब आपकी प्रॉपर्टी भी गई हाथ से या डिस्प्यूट में आ गई, चलो गई, मान ले 5-10 साल में तो मैं तो मालिक हूं इसका, हाँ। अच्छा गवाह भी पता कर लेते हैं, नकली सब हो जाता है, तो वो तो अनसर्टेन। हाँ मतलब मेरा कहने का मतलब है कि यार रेंटल इनकम पर या इंटरेस्ट मनी लेंडिंग पर आप 65 साल से ज्यादा भरोसा नहीं कर सकते, मेरा कहने का। इसमें कुछ सुधार करने की जरूरत है क्या? और तीसरी इनकम कौन सी थी हमारी? चलो मैं अब आप देखता हूँ आप कितने ध्यान से सुन रहे हो। पैसिव एंड नॉट गारंटेड इनकम कौन सी थी? वही हमारी जो डिविडेंड, रॉयल्टी और जो वो सब चीजें आती थी, बैंक इंटरेस्ट। इस पर भी आप 65 साल तक ही आप भरोसा कर सकते हो, क्योंकि उसके बाद आपको 100% पैसिव इनकम चाहिए, ठीक है ना। आप कौन जाएगा फिर एफडी रिन्यू कराने, वो कराने, सब चीजें, या शेयर मार्केट। एक चीज है, आज मैं विशाल जी को बोलता हूँ, विशाल जी जैसे यहाँ, विशाल जी आपकी एज कितनी है? 47 है। मान लो मैं मानता हूं कि आपको 50,000 रुपए या साल 1 लाख रुपए महीने का खर्चा है आपका और आपकी वाइफ का, ठीक है ना। आज आपको 10,000 रुपए कम मिले तो मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है, अब मेरा जो एक्सपीरियंस है, उसमें आप एडजस्ट कर लोगे, 90% में गुजारा कर लोगे। लेकिन विशाल रस्तोगी 75 ईयर्स का है और उस वक्त इनके खर्चे में 10,000 रुपए कम हो तो उस टाइम एडजस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आज आपके खर्चे इस तरह के होंगे कि उसमें कुछ मतलब नाइस टू हैव खर्चे होंगे, मतलब जिसमें मतलब मजा मस्ती या थोड़ा लाइफस्टाइल वाले खर्चे होंगे। 75 साल की उम्र में जो खर्चे होंगे वो एसेंशियल ही होंगे, और उस वक्त आप तफरी नहीं कर रहे होगे,
तो उस वक्त आपको मिनिमम एसेंशियल खर्चे के लिए भी यदि 10,000 रुपए कम मिलते हैं तो आपको लिए सर्वाइवल की दिक्कत आ जाएगी। तो इसलिए 65 साल से ज्यादा हम पैसिव एंड नॉट गारंटीड इनकम पर रिलाई नहीं कर सकते। चौथी इनकम तो मैंने बोला ही था, इसमें तो कुछ कहने की जरूरत नहीं, आप खुद पढ़ लोगे। अब पेंशन है, गारंटीड है, तो इस पर तो लाइफ लॉन्ग आपको कुछ करना ही नहीं है। ये मिनिमम सर्वाइवल के लिए भी जरूरत है, और सर यदि आप अपना पैशन फॉलो करना चाहते हो तो भी पैसिव एंड गारंटीड इनकम से कर सकते हो। मेरे एक दोस्त हैं, सीनियर सिटीजन है, वो दिल्ली पुलिस से एसीपी रिटायर है, अभी वो 11 दिन की यात्रा पे गए हुए हैं, तीर्थ यात्रा पे। अभी मेरी बात हुई थी तो नेमी शरण गए हुए हैं, पशुपतिनाथ जाएंगे, अयोध्या जाएंगे, पता नहीं कहाँ कहाँ जाएंगे। वो कल गए हैं 9 तारीख में, और 21 तारीख को आएंगे, 12 दिन की यात्रा है। अब उनकी, चूंकि वो दिल्ली पुलिस से रिटायर है सरकार, तो इसीलिए यात्रा कर रहे हैं ना। पता है पहली तारीख को आऊंगा तो मेरे जो 1,50,000 रुपए जितने भी पेंशन है वो खाते में टक्कर मार दी देगी ना। आपका जो पैशन है, आपके जो शौक है, या आपका जो सर्वाइवल है, वो पैसिव एंड गारंटीड इनकम से ही पूरा होना चाहिए। और इस पर आप कब तक भरोसा कर सकते हो? जब तक आप जिंदा हो, आप भी और आपका स्पाउस भी। बोलिए सर। हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ लाइफ लॉन्ग है, नहीं और कोई नहीं है। नहीं LIC में नहीं है, बाकी सब कंपनियों के पास है इसी तरह के प्रोडक्ट हैं। हाँ। इसमें हम बात करेंगे आज, कोशिश करिए कि आपके साथ पूरा 1 घंटा तो ढंग से ढंग बिता ही लो। आप कह रहे हैं तो कर दूंगा, वैसे इरादा तो नहीं था। ठीक है ठीक है। हाँ 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 आप उनसे सारा मत मांगो। हाँ बोलो, आप मेरे को 20% दे दो जो आपकी एफडी है बस। वो एफडी ना, एफडी और पीपीएफ हमारी सोसाइटी में इतनी डेप्थ में घुसा हुआ है, और स्पेशली जो लोग हमारे से बड़े हैं, ठीक है ना, वो सुनने को भी तैयार नहीं होते, ठीक है ना। तो आप धीरे धीरे हैमर करते रहिए, हैमर करते रहिए, धीरे 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 धीरे। हाँ वो तो है, तो मैं तो इसलिए बोला ना, आप सारा एसेट मत लगाइए ना सर वहां पे। देखो साहब, मैं आपको बता देता हूँ, जब भी मैं इस टॉपिक से हटके, मैडम इधर देखिए आप, जो मेरे को लगता है हमें ना, जो फाइनेंशियल पिरामिड होता है ना, उसके बेस में प्रोटेक्शन होती है। ये था ना, सबसे पहले इंश्योरेंस कराओ, ठीक है ना। मैं प्रोटेक्शन के साथ उसको बोलता हूं, प्रोटेक्शन में हम किस चीज के कराते हैं भाई? डेथ के अगेंस्ट कराते हैं या और कुछ कराते हैं? डिसेबिलिटी और क्रिटिकल इलनेस और डिसेबिलिटी क्रिटिकल इलनेस, और कुछ है? यही है ना। एक तीसरी चीज और है, अनएम्प्लॉयमेंट। इसे लोग नहीं बोलते, मैं इसे भी बोलता हूं। और इसके लिए तो हम इंश्योरेंस कर देते हैं साहब, इन तीनों चीजों के लिए। तो अनएम्प्लॉयमेंट के लिए क्या करोगे? है कुछ जवाब बताइए। ये पैसिव इनकम नहीं जनरेट होता है, आपको इमरजेंसी फंड क्रिएट करना पड़ेगा उनके लिए। ये AWF में पढ़ा था मैंने। एक व्यक्ति की मासिक आमदनी का
6 गुना, यानी कि 6 महीने से 3 साल तक का उसके पास इमरजेंसी फंड होना चाहिए। और वो इमरजेंसी फंड यदि उसके पास है तो सर वो जीवन शांति में दे देगा। लिक्विडिटी का क्रंच ना हो इसलिए जीवन शांति में नहीं देता। जीवन शांति और जीवन अक्षय हमारे गोल्ड प्रोडक्ट हैं, लेकिन वो सिर्फ इसलिए नहीं बिक पाते, इसलिए कन्विंस नहीं कर पाते कि उसमें पैसा लॉक हो जाता है और लोगों को चाहिए, लोग उसके भले के लिए हो रहा है। लॉक होना गलत बात नहीं है, लेकिन यदि उसके पास लिक्विडिटी नहीं रहेगी तो फिर उसके डेली लाइफ का क्या चलेगा। यदि मेरे पास मान लीजिए 300 गज की कोठी है यहाँ पर करोल बाग में और मेरे पास रेगुलर इनकम नहीं है, तो किस मतलब की है वो, चाहे भले ही 50 करोड़ की हो। मेरा रूटीन का खर्चा तो लिक्विडिटी से चलेगा ना। तो लिक्विडिटी के लिए उसके पास अभी ये बड़ा अच्छा हुआ, मैंने एक पॉलिसी भेजी इस इमरजेंसी फंड के लिए। मेरे क्लाइंट की स्कॉर्पियो में आग लग गई, उसकी वाइफ बच्चों को स्कूल लेने जा रही थी और रास्ते में कोई फोन आ गया या वेटिंग था तो उसने फोन किया, फोन कर रही थी तो एक आया बंदा और उसने उसके खिड़की पे हाथ मारा बहुत जोर जोर से। लेडी थी तो थोड़ा सा घबरा भी जाती है, और राजेंद्र नगर एरिया ना जो गाजियाबाद में थोड़ा अच्छा इलाका है, कोठी वोठी लोगों की हो, तो घबराई कि मैडम बाहर बाहर निकलो फटाफट, बोनेट में से धुआं आ रहा है। और वो लेडी अपना फोन लेके उससे बाहर निकली, एकदम गाड़ी में आग लग गई। अब वो 14-15 लाख की तो गाड़ी होगी, उनकी गाड़ी एक गाड़ी कम हो गई और वो मैडम ही यूज करती तो उन्हें, अच्छा वो क्या उसका इंश्योरेंस भी सेटल नहीं हुआ, उसको पता नहीं कुछ गड़बड़ था, उन्होंने कहीं से बैटरी बाहर से बदलवा ली थी, उसे नई गाड़ी तो खरीदनी पड़ी। यदि उनके पास इमरजेंसी फंड नहीं होता तो गाड़ी कहां से खरीदते। तो मैंने उसे एग्जांपल दिया तो उन्होंने इमरजेंसी फंड के लिए फिर मेरे साथ SIP शुरू कर दी 20,000 रुपए। तो इमरजेंसी फंड या लिक्विड कैश उसकी जेब में जरूर होना चाहिए। ठीक है, इस प्रेजेंटेशन में हम कहां चल रहे थे, हाँ ये देखिए इसका क्वाड्रेंट का फोटो लेना है, मैं क्वाड्रेंट आपको दिखाने वाला हूं, लेकिन जब लेना जब पूरा हो जाए, नहीं तो आपको 5-6 फोटो खींचने पड़ेंगे। मैंने ग्राफ लिया है साहब, ये इसमें एक्स एक्सिस पर लिया है मैंने गारंटेड मंथली इनकम और वाई एक्सिस पर लिया है मैंने फिजिकल एसेट्स। बहुत से आदमी कहते हैं मेरे पास तो 5-7 प्लॉट है दिल्ली में, यार मुझे क्या जरूरत है। इसमें 4 तरह के लोग होते हैं जिनके पास प्रॉपर्टी और गारंटेड मंथली इनकम के कॉम्बिनेशन है। पहले व्यक्ति वो होते हैं, देखिए मैं आपको बता देता हूं, यहां पर दोनों चीजें जीरो हैं, यहां पर फिजिकल एसेट मैक्सिमम है, यहां पर रेगुलर मंथली इनकम मैक्सिमम है। ठीक है ना। तो पहला क्वाड्रेंट होता है जिसके पास ना तो फिजिकल एसेट्स है और ना गारंटेड मंथली इनकम है, तो बेचारा परेशान होगा, उसे मजबूरी में काम करना पड़ेगा बुढ़ापे में। ये सीनियर सिटीजन के लिए है सिर्फ, आपको बोल रहा है जी 4 तरह के बुढ़े पाए जाते हैं हिंदुस्तान में। ठीक है ना। एक तो ऐसे होते हैं जिनके पास रेगुलर मंथली इनकम नहीं होती है और कोई प्रॉपर्टी भी नहीं होती है, एसेट भी नहीं होता है, तो परेशान होते हैं और उन्हें मजबूरी में काम करना पड़ता है। PM साहे वो खिलौने बेचते थे वहां उस पर कनाट प्लेस में, तो उसकी स्टोरी काफी फेमस हुई थी। आप उसे, वो रोहतक से कहीं से आते थे और हाँ लोकल ट्रेन में आते थे, और उनकी एक बेटी थी शायद, उसकी डेथ हो गई थी, हस्बैंड की डेथ हो गई, बेटी के बच्चों को सपोर्ट करने के लिए उनके पास कोई इनकम नहीं थी बुढ़ापे में, तो वो रोहतक से खिलौने बेचने यहाँ पर आते थे कनाट प्लेस में, क्योंकि रोहतक में वो ऐसी मार्केट थी नहीं जहाँ पर उनके 2-4 पैसे खिलौने या शौकीन आते मिल जाए या पैसे खर्च करने वाले लोग मिल जाते थे। तो इस हिसाब से वो अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को सपोर्ट करते थे। संतोष आनंद जी हमारे बहुत बड़े एग्जाम्पल है, वो तो हमारा घर गई है। ठीक है ना। तो इस तरह की स्टोरी आप शेयर कर सकते हैं, वो डिटेल में बता देंगे। उनको उनके मतलब बच्चे नहीं है उनकी, उनको पोती को सपोर्ट करने के लिए आज उनके पास काम की जरूरत है उन्हें, ऐसे ही ना राजेश भाई। हाँ वो ट्रेन में मथुरा के आसपास किया था। हाँ हाँ, एक प्यार का नगमा है मौजों की रमन। रॉयल्टी ना सर पैसिव बट नॉट गारंटेड इनकम है। जैसे जैसे पुराने हो जाते हैं नई नई चीजें आ जाती हैं, अब नए नए सिंगर आ जाते हैं तो पुरानी जनरेशन पसंद करना बंद कर देती है। मैं यहाँ फोकस में तो नहीं होऊंगा मेरे साथ। और सेकंड जो लोग होते हैं वो होते हैं जिनके पास फिजिकल एसेट बहुत होते हैं साहब, प्रॉपर्टी 5-7 प्लॉट हैं,
लेकिन रेगुलर मंथली इनकम नहीं है या बहुत कम है, एडुकेट मंथली इनकम नहीं है, तो वो लोग क्या होते हैं, प्लॉट तो चाह रहे हैं, इनकम है नहीं, तो पहले तो वो रईस तो होंगे, इसमें तो कोई दो राय नहीं, रिच तो है वो, लेकिन वो वरीड रहेंगे, हमेशा चिंता में रहेंगे, कल का गुजारा कैसे होगा। ऐसा तो नहीं है ये मैंने अपना एग्जांपल दिया, मान लीजिए 300 गज की कोठी आपके पास करोल बाग में है भी, तो ऐसा तो नहीं है कि मंथली खर्चा बेच के आप एक कोना बेच के ले आओगे या बाथरूम बेच के 1 साल का खर्चा निकाल लोगे, ठीक है ना। तो लिक्विड इनकम नहीं है रेगुलर। और सर हमेशा जिसके पास ज्यादा प्रॉपर्टी है ना, उसको डिस्प्यूट होता है, नहीं तो डिस्प्यूट होने की चिंता होती है, बच्चे आपस में झगड़ जाते हैं, बहन भाई सगे आपस में झगड़ा मुकदमे हो जाते हैं, तो ये प्रॉब्लम रहती है नहीं रहती, आप बताइए कितने लोग इस बात से सहमत हैं। यदि कोई ऐसा सीनियर सिटीजन है जिसके पास प्रॉपर्टी बहुत है लेकिन रेगुलर मंथली इनकम नहीं है, तो क्या वो इसके बाहर होगा जो मैंने 3 शब्द लिखे हैं? मैडम आप कुछ कहना चाह रही है? नहीं, शर्मा जी आप बताइए, रेगुलर मंथली इनकम नहीं है लेकिन प्रॉपर्टी बहुत है, तो व्यक्ति का बुढ़ापा कैसा रहेगा? जो खड़ा है उसको बोलने दो ना यार, नहीं है ही नहीं, वो तो कंडीशन ही है कि रेगुलर मंथली इनकम या तो है ही नहीं या मतलब बहुत कम है, गुजारे लायक नहीं। नहीं मैंने 3 शब्द लिखे हैं, वो रईस तो होगा क्योंकि उसके पास प्रॉपर्टी है, हाँ तो चिंता में होगा और डिस्प्यूट तो होना ही होना है। तीसरी कैटेगरी जो आती है सब, अरे अच्छा इसमें आ गया, ये एक एडवांस चल रहा है। थैंक यू शर्मा जी, आपका धन्यवाद है, आपने कंट्रीब्यूट एक बार जोरदार डालिए शर्मा जी के लिए। अब एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास रेगुलर गारंटीड इनकम है एडुकेट अमाउंट में, मतलब पर्याप्त से भी ज्यादा है या पर्याप्त है, लेकिन उसके पास प्रॉपर्टी नहीं है। अब मान लीजिए जैसे विशाल जी का एग्जांपल, विशाल जी आपको बुढ़ापे में 1 लाख रुपए महीना चाहिए और 1 तारीख को हर महीने 1 लाख रुपए महीना आने ही आने, ये आपको तसल्ली है, जब तक जिंदा रहूंगा कोई नहीं रोक सकता ऐसा, तो आपकी लाइफ कैसी रहेगी? झक्कास रहेगी ना। आप ऑटोनॉमी में रहोगे, ऑटोनॉमी में मतलब अपनी मर्जी के काम करोगे, भाई जो जवानी में कुछ काम नहीं करे, बच्चे गृहस्थी में कुछ काम नहीं कर पाए, मान लो मेरे को फोटोग्राफी का शौक है या बागवानी का शौक है, तो साला यहाँ यमुना विहार में रहते हैं, यमुना विहार में नहीं बागवानी कर पाए तो कहीं 2000 गज जगह का प्लॉट ले लेंगे ना 50 किलोमीटर दूर जाके, वहां वीकेंड में जाएंगे, अपने गमलों को देखेंगे, अपने सरसों को आएंगे, भिंडी उगाएंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे, तो वो ऑटोनॉमी में रहोगे। और सर जब 1 लाख रुपए महीना बिना कहे खाते में आएंगे ना, तो कॉन्फिडेंस आपका हाई लेवल का रहेगा। हाँ बिल्कुल वही वाली बात है, और कॉन्फिडेंस रहेगा। और जब फिर आप अपना शौक पर पैशन को, जो मैंने आपको बागवानी का कहा, अपने पैशन को फॉलो कर पाएंगे। जैसे मैं मान लो मेरे को रनिंग का शौक है, मैं रनिंग शुरू करी 45 ईयर्स की एज में, ठीक है ना, तो क्या मेरे को पहले 45 से पहले दौड़ नहीं सकता था मैं? जब हालांकि मैं रिटायर नहीं हुआ हूं, पर मेरे को कहीं ना कहीं मैं अपने आप को यहां महसूस करता हूं, इसलिए रनिंग निकल के आ गई 45 की एज में। यानी इसमें कुछ तो गलत नहीं है ना सर? और सर आपकी जिंदगी आनंद में रहेगी, जॉयफुल रहोगे आप। ये जो है ना, इसी किसी बुढ़े के साथ बैठ के बात कर लोगे, मतलब माननीय और क्या कहते हैं सम्मानीय सीनियर सिटीजन के साथ बात कर लोगे, तो ये आपको बहुत कुछ दे जाएगा। और ये सर ये वो लोग हैं, सबसे पहले इसके पास ये चारों चीजें होंगी, वो ऑटोनॉमी में भी रहेगा, कॉन्फिडेंट भी रहेगा, परस्यू पैशन को भी फॉलो करेगा और आनंद में भी रहेगा, इसके ऊपर भगवान का आशीर्वाद रहेगा, ठीक है ना। और ये सब ग्रेट लीगेसी, अपने बच्चों को भी कुछ दे के जाएगा विरासत में। जिसके ये वो लोग हैं जिनके पास गारंटीड मंथली इनकम भी बहुत है और इनके पास फिजिकल एसेट्स भी, दोनों चीजें हो गई ना इनके पास, तो ये ब्लेस्ड है, इन्हें भगवान का आशीर्वाद है और ये अपने बच्चों के लिए संपत्ति छोड़ के जाएंगे। ये नंबर 3 वाला शायद, हाँ ये तो अपने कूट के जाएंगे। नहीं वैसे भी कहे ना कि अपने बच्चों का नाम लीगेसी वैसे समाज के लिए भी छोड़ सकते हैं। यदि आपके पास मान लो 100 करोड़ रुपए स्पेयर हैं,
तो आप भाभी जी के नाम से कोई विद्यालय खोल सकते हो, ठीक है ना। ये लिगेसी नहीं, समाज के लिए लिगेसी, जरूरी नहीं अपनी जनरेशन के लिए, आप समाज के लिए भी कुछ लिगेसी विरासत छोड़ के जा सकते हो, लेकिन पैसे होने चाहिए उसके पास, ये भी होना चाहिए और ये भी होना चाहिए। इस पर कुछ चर्चा आप यदि करना चाहें, मेरा टाइम अभी तो है 10 मिनट, कोई दिक्कत नहीं, अभी इसके आगे और भी डायनामिक चीज मैं आपको देने वाला हूं, ठीक है ना। रात मैंने 11 बजे तक, कल होली पर मैं एक मंदिर में जाता हूँ भिवाड़ी में, और वो बाबा का है, किसान आदमियों का बाबा है, बाबा मोहन राम, तो वहां मैं रहे, थक जाते हैं, सारी चीजें होती हैं। कल मैं 4 बजे आया, फिर ऑफिस गया, ऑफिस से 7 बजे घर आया, नींद आ रही थी, फिर मैंने सोचा नहीं कल का भी काम करना है, तो ये पीपीटी मैंने तैयार करी और 11 बजे तक मैंने तैयार किया, पता नहीं सुबह पहुंच पाऊंगा नहीं पहुंच पाऊंगा, तो कोशिश करी कि आप लोगों के लिए मतलब जो भी आएगा उसे मैक्सिमम वैल्यू मिलनी चाहिए उसके समय की और उसकी चीज, ठीक है ना। इसीलिए मैंने कहा था कि मैं इसे शेयर नहीं करूंगा, बस जो आएगा उसे ही मिलेगा। बहुत बढ़िया, बहुत अब दोस्तों हमने बात करी थी कमाई की, ये स्लाइड मेरे को सबसे बाद में डालनी थी, लेकिन ये बीच में डल गई, मेरे को रीअरेंज करने का टाइम नहीं मिला, लेकिन ये क्लाइमैक्स है एक्चुअली स्लाइड का, पर इससे आगे एक और क्लाइमैक्स है। अब हमारी लाइफ में ना 3 स्टेज होती है। पैसा, हमारी इनकम किस चीज से कमाते हैं, हमने चर्चा करी थी, एक्टिव इनकम के लिए, बॉडी माइंड टाइम, हमें एक्टिव रहना पड़ता है ना, और ये सब हमारी ऊर्जा पर निर्भर करता है। भाई हम शरीर से भी तभी, दिमाग से तभी कमा पाएंगे ना जब हम हमारी ऊर्जा ऊपर हो। तो एक टर्म है मेटाफिजिकल एनर्जी। मेटाफिजिकल एनर्जी मतलब आपकी क्षमता, मानसिक और शारीरिक दोनों को देखते हैं। तो ये मेटाफिजिकल एनर्जी जो है ना हमारी, इस स्टेज पर देखिए, हम बच्चे होते हैं, हम परिवार के साथ होने, मैंने इसमें यहाँ ये ग्रोथ वाला ये लगाया कि हम कैरियर में भी ग्रो करते हैं, इसलिए निशान लगाया, और हम वृद्ध होते हैं। ये 3 हमारी लाइफ के स्टेज है। बचपन में हम कोमल होते हैं, हमारी मेटाफिजिकल एनर्जी बहुत कम होती है, हमें सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, हमें गोद में भी जाना पड़ता है, उंगली पकड़ के चलना पड़ता है, बहुत सारी मानसिक और शारीरिक दोनों क्षमताएं हमारी कम होती है। जवानी में 25 साल से और 60 साल तक हमारी मेटाफिजिकल एनर्जी बहुत जबरदस्त होती है, ठीक है। और बुढ़ापे में फिर हमारी मेटाफिजिकल एनर्जी लो हो जाती है। तो मैं आपको बता देता हूं, फाइनेंशियल और फिजिकल और इमोशनल सपोर्ट के लिए हमें यहां जरूरत होती है, हम यहां पर ले रहे होते हैं, हमें टेकिंग करनी होती है, ठीक है ना। फाइनेंशियल और फिजिकल सपोर्ट हम यहां दे रहे होते हैं, और फाइनेंशियल और फिजिकल सपोर्ट हमें यहां पर चाहिए होती है, हम टेकिंग के मोड में होते हैं। यहां पर हमारी मर्जी है, कई बार हम गिविंग के मोड में, मैं आपको यहां लेके आना चाहता हूं। अच्छा देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, स्लाइड खोल ही देता हूं। ये समझ में आ गया कब हमने लेना है, कब तक देना है, फाइनेंशियल और फिजिकल सपोर्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अब गिविंग और टेकिंग, इसमें हम देख रहे हैं, सबसे पहले बात तो देखिए कि हम दे रहे हैं या ले रहे हैं बुढ़ापे में, बचपन में, ठीक है। हम बचपन में हम ले ही रहे होते हैं, तो क्या देने वाले की एबिलिटी है, हमारे पेरेंट्स की योग्य हैं वो देने के लिए, ठीक है ना। उनकी इंटेंशन है, इच्छा है, माँ बाप की अपने बच्चों को हर कुछ देने की इच्छा था। जब भाई, तो अभी यदि आप किसी के साथ रिटायरमेंट की बात करो और जिसके 8-10 साल के बच्चे हो या उससे छोटे हो, तो कहते रिटायरमेंट की बाद में बात करना, पहले हमारे बच्चों के लिए कुछ बताओ, ठीक है ना। तो माँ बाप अपना सब कुछ त्याग के बच्चों के लिए करना चाहते हैं, तो वे योग्य भी हैं और उनकी इंटेंशन भी है। क्या बच्चों का हक है ना, बच्चों का हक है, जो हमने पैदा करें तो उनके पढ़ाई लिखाई का खर्चा उनका हक है ना। अब यही चीज, और विलिंग, इंटेंशन, हाँ इंटेंशन आ गया, ठीक है। अब आप देखिए, यही चीज हम सीनियर सिटीजन के लिए बोलते हैं। अब वो एक सीनियर सिटीजन किससे गिविंग कर रहा होगा या टेकिंग कर रहा होगा, अपने बच्चों से, सोसाइटी से, या अपने आप से, यदि उसने प्रोविजन कर रखा है तो अपने आप से, ठीक है। अब तीनों स्थिति में बताइए, क्या सामने वाला जिससे वो टेकिंग कर रहा है
वो एबल है, वो योग्य है देने के? भाई इसमें 3 व्यक्ति रहे, सोसाइटी, बच्चे या मैं खुद। यदि मैं खुद हूं तो मैं तो अपने आप को दूंगा ही दूंगा। अब समाज से क्या उम्मीद करोगे आप, मिलेगा नहीं मिलेगा? और बच्चों से, बच्चे योग्य हैं देने के लिए? इंटेंशन नहीं है। दोनों चीजें होनी जरूरी ना, इंटेंशन भी होनी चाहिए और योग्यता भी होनी चाहिए। हाँ, दूसरी चीज राइट, हाँ बच्चों से लेने का मेरा हक है, जैसे बच्चों को देने का हक है ना, बच्चों से लेने का भी हक है। लेकिन इसमें क्या, उसमें जब आपका लेने का हक बच्चों से है तो बच्चों के बच्चे भी तो यहां होंगे लो मेटाफिजिकल एनर्जी में, तो क्या मेरे को अपने ग्रैंड चिल्ड्रन का हिस्सा लेने का हक है? भाई यदि मैं टेकिंग की पोजीशन में हूं तो मेरे पोते पोती भी तो टेकिंग की पोजीशन में है ना, तो उस वक्त मेरा लेना उचित रहेगा क्या? नहीं रहेगा ना। तो इसलिए मेरे को टेकिंग की पोजीशन में अपने आप से ही रहना है। तो वी हैव टू शिफ्ट द पीपल फ्रॉम, मतलब 3rd या 4th क्वाड्रेंट में उन्हें लेके आना है। सर आप कुछ ना कुछ ऐसा करो कि गारंटीड रेगुलर मंथली इनकम आपकी होनी चाहिए। ये लाइन मैंने बड़े दिमाग से लिखी। अभी जो बोलते हैं कि 40 साल का कोई बंदा या 35 साल का बंदा, उससे बोलो कि रिटायरमेंट की प्लानिंग कर लो, तो वो बोलेगा कि नहीं अभी तो बच्चों के लिए बताओ। तो इसमें मैं आपको बता देता हूं सर, इन्वेस्टमेंट ऑन चाइल्ड्स फ्यूचर मेक्स देयर फ्यूचर ब्राइट। यदि हम बच्चों की एजुकेशन पर पैसा लगाते हैं ना, तो उनका फ्यूचर निश्चित रूप से ब्राइट है, उज्जवल हो जाएगा। ठीक है ना, उनका फ्यूचर निश्चित रूप से उज्जवल हो जाएगा। आपको अपने पास 6 मिनट वो भी रखने हैं, सारा रिपीट भी करना है, रिवाइज करवाना। आपने क्या समझाया आज? अच्छा, समरी ठीक है, चलो ठीक है। बच्चों की फ्यूचर पर निवेश करना उनके फ्यूचर को निश्चित रूप से उज्जवल बनाएगा, उनके भविष्य को। लेकिन इन्वेस्टमेंट ऑन आवर फ्यूचर, यदि मैं अपने फ्यूचर पर इन्वेस्ट करूंगा तो बच्चों के फ्यूचर को लाइट भी बनाएगा और जॉयफुल भी बनाएगा। यदि मैं अपने रिटायरमेंट का प्रोविजन कर लूं तो मेरे बच्चों का जीवन कितना अच्छा रहेगा कि मैं उनसे कुछ मांगू ही ना और आनंदित रहेंगे, उनको दे दूं। तो अपने ऊपर भी यदि इन्वेस्ट करना है, अपने रिटायरमेंट का प्रोविजन करना है, तो अपने बच्चों के लिए ही करना है। वो बच्चे को ये ना सोचना पड़े कि पिताजी के फ्रेम इस महीने बनवाओ या बच्चे की फीस इस महीने दो। ठीक है ना, तो अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करना भी बच्चों के जिंदगी को जॉयफुल बनाने जैसा ही है। ठीक है साहब, दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। तो अभी पहले ये बताइए, यहां तक कोई दिक्कत, कोई सवाल? 2 मिनट उसमें ले लेते हैं, फिर मैं इसे फटाफट समराइज कर दूंगा। जैसे आपने बोला था कि पैसिव एंड गारंटीड इनकम, उसमें क्या-क्या चीजें आती हैं? सिर्फ पेंशन प्लान, सिर्फ पेंशन, गवर्नमेंट बैंक्ड एन्युटी प्लान, साफ मोटे शब्दों में। रेगुलर इनकम से क्या, मैं कह रहा हूँ पैसिव और गारंटीड इनकम पर आप लाइफ लॉन्ग रिलाई कर सकते हो, बस इसके अलावा। मैंने आपकी इनकम 4 कैटेगरी में बांट दी। तो उससे कोविड आ गया तो क्या बताओ? बॉडी माइंड टाइम भी लग रहा है। मैं आपको बता देता हूं, आपका एक गवर्नमेंट की रेगुलेशन आती है, और यदि आपके ध्यान हो तो मेरे को, मैं एग्जांपल अपने से रिलेट कर, शाहदरा की सब्जी मंडी किसने देखी थी? ठीक है ना, हाँ, उसमें आदमी मतलब पैदल ही निकल सकता था, इतनी भीड़ थी। और DMRC आई, दिल्ली मेट्रो आई, सबसे पहले वहां ऐसा फुटबॉल का मैदान बना कि पूछो मत, कहां गए वो मंडी वाले। बहुत सारे लोग उस एरिया में रेंटल इनकम की वजह से जी रहे थे।
गवर्नमेंट की एक रेगुलेशन आती है, फ्रंट पर आपने प्रॉपर्टी ली हुई है किसी हिसाब से कि शोरूम खोलूंगा या किराए पे दूंगा, ये करूंगा, एक रेगुलेशन आती है कि वहां से एक हाईवे, एक्सप्रेस हाईवे निकलना है। सर ये सब्जी मंडी रोसड़ा रोड है ना, हाँ ये सब्जी मंडी होती है जो आदतपुर है, हाँ मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, यहाँ से निकलना भारी होता था, हाँ खाना होता था। हाँ। आज ऐसे गवर्नमेंट की रेगुलेशन आई, वहाँ पे फ्लैट तो वही चीज कहना ना, आप उसके पास कितने भी एसेट हों, वो फेल हो जाए। टेक्नोलॉजिकल चेंज और गवर्नमेंट की रेगुलेशन आपको 1 मिनट में पलट देती है। आप जिंदा भी हो तो कहते हैं ना कि आदमी की मौत 1 मिनट में पलट देती है। टेक्नोलॉजिकल चेंज और ये आपकी गवर्नमेंट की एक भी रेगुलेशन आपके धंधे को कब चौपट कर देगी, कब आसमान पे बैठा देगी, कुछ पता नहीं लगता। इसलिए पैसिव और गारंटेड इनकम होना बहुत जरूरी है। आने वाले टाइम में रेंटल इनकम और इंटरेस्ट इनकम दोनों ही बंद हो जाएगी। दूसरी बात मैं आपको बताता हूं कि मैं एक और एग्जांपल देता हूं। पहले दूरदर्शन चलता था, वो एंटीना चलता था जो घुमा घुमा के देखते थे, हमने खूब देखा है महाभारत रामायण बचपन में, ठीक है ना, वो चलता था। उसके बाद केबल टीवी आया। केबल टीवी की कितनी बड़ी इंडस्ट्री खड़ी हुई। मैं 1-2 व्यक्तियों को जानता हूं जिनके यहाँ 100 आदमी फैक्ट्री में काम करते थे केबल बनाने के लिए, ठीक है ना। और अब से लगभग 15 साल पहले ये डिश एंटीना आ गया था। डिश एंटीना ने केबल बनाने वाली इंडस्ट्री खत्म कर दी थी। मेरा खास दोस्त है, उसका केबल का बहुत बड़ा काम था। हाँ। राजा का था। हाँ। और अब वो हाल जीरो हो गया। और माफिया लोग होते थे जो बड़े बड़े एंटीने लगा कर रखते थे ना। तो वो याद था 5-7 साल पहले उसने इंटरनेट का काम शुरू किया तो सर्वाइव कर रहा, उससे पहले कर रहा था। बहुत बड़ी दिक्कत हो गई है कि रेगुलर इनकम जरूर चाहिए, पैसे तो हाँ बहुत है ठीक है। पर रेगुलर इनकम। अच्छा अब डिश एंटीना, अब ओटीटी आ गया, डिश एंटीना वालों की ऐसी की तैसी हो गई। टेक्नोलॉजिकल चेंज। अब हाँ हाँ ये तो ओटीटी जैसे तो बोल रहे हैं। अब हर आदमी के फोन में मतलब नेटफ्लिक्स भी है, हॉटस्टार भी है, अमेजॉन वीडियो भी है, सब कुछ है। तो उसे क्या जरूरत है डिश एंटीना लगवाने की। एक सब्सक्रिप्शन लेते हैं, 4 डिवाइस में चलता है, सब बच्चे अपने अपने लैपटॉप में उसमें देखो। तो डिश एंटीना की भी इंडस्ट्री खत्म। इसका अच्छा है रेजिडेंट टीवी हो, कौन सा प्लेटफॉर्म अच्छा है रेजिडेंट की प्रोग्रेस के लिए पता है? नहीं नहीं मैं ये तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का, एलआईसी एजेंट का कोई लेना देना नहीं है, टेक्नोलॉजिकल चेंज है। ठीक है ना। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें अलर्ट रहना पड़ेगा और हमें पैसिव और गारंटेड इनकम की इंपॉर्टेंस समझनी पड़ेगी। चलिए ठीक है, एक बारी मैं फिर से शुरू करता हूं। हमने बात शुरू की थी 5 मैक्रो एलिमेंट से कि इनके बिना भूमि, गगन, वायु, आग और जल, इनके बिना यूनिवर्स में कुछ नहीं है और इनके बिना कोई दुनिया में सर्वाइव नहीं कर सकता कोई भी जीव। और एक छठा मैक्रो तत्व है जिसको जो अच्छा ये पांचों के पांचों भगवान ने बनाए हैं। एक आदमी ने छठा मैक्रो तत्व बनाया मनी, तो आदमी इसके बिना भी नहीं चल सकता। उसके बाद हमने बात की थी टाइप्स ऑफ इनकम की। इनकम हमारी 4 तरह की होती है, एक्टिव इनकम, सेमी एक्टिव इनकम, पैसिव एंड गारंटेड, नॉट गारंटेड इनकम और पैसिव और गारंटेड इनकम। उसके बाद हमने चारों इनकम को अलग अलग डिफाइन किया था। एक्टिव इनकम हमारी जो होती है सैलरी, प्रोफेशनल फीस, बिजनेस प्रॉफिट्स, और इसके लिए हमें बॉडी, टाइम, माइंड लगाना पड़ता है और साथ में गुडविल लगानी पड़ती है हमारी, ठीक है ना। उसके बाद हमने बात की थी सेमी एक्टिव इनकम की। सेमी एक्टिव इनकम जो हमारी आती है वो बॉडी, टाइम, माइंड लगाना पड़ता है। रेंटल और ब्याज पे पैसे देने को सेमी एक्टिव इनकम बोलते हैं। इसमें के लिए हमें बॉडी, टाइम, माइंड भी लगाना पड़ता है और साथ में हमें ये आपका कोई एसेट भी रखना पड़ता है साथ में, जब रेंटल के लिए प्रॉपर्टी और वैसे एफडी उसके लिए ब्याज पे पैसे देने के लिए अपना कैश। उसके बाद आता है पैसिव नॉट गारंटेड इनकम। इसमें एफडी आता है, डिविडेंड आते हैं, रॉयल्टी आती है। इसमें लिए आपको बॉडी, टाइम, माइंड नहीं लगाना पड़ता, इसमें सिर्फ आपका एसेट आपको इनकम जनरेट करके दे देता है। उसके बाद हमने पैसिव और गारंटेड इनकम की बात की। पैसिव और गारंटेड इनकम सिर्फ और सिर्फ हमारे जो गवर्नमेंट बैक्ड पेंशन या गवर्नमेंट बैक्ड एन्युटी प्लान्स होते हैं। पैसिव और गारंटेड इनकम के जनरेट करने के लिए या तो आपने नौकरी की हो सरकारी, या आपने एसेट आपने पेंशन खरीदी हो, जीवन शांति, जीवन अक्षय। उसके बाद हमने किस इनकम पर कितने दिन हम रिलाई कर सकते हैं। एक्टिव इनकम पर हम 60 साल तक रिलाई कर सकते हैं, ठीक है साहब। सेमी एक्टिव इनकम पर हम 65 साल तक भरोसा कर सकते हैं जिंदा रहने के लिए। उसके बाद हमारा पैसिव इनकम बट नॉट गारंटेड इनकम में आप इस पर आप 65 साल तक, और पैसिव और गारंटेड इनकम जो पेंशन प्लान है इन पर आप जिंदगी भर भरोसा कर सकते हो। उसके बाद हमने बात की थी
एक 4 क्वाड्रेंट्स बनाए थे फिजिकल एसेट और गारंटेड मंथली इनकम के लिए। यदि किसी के पास इनकम नहीं है और एसेट भी नहीं है तो उसे मजबूरी में काम करना पड़ेगा, उसका बुढ़ापा सब बिगड़ा हुआ है। उसके बाद हमने ऐसा काम किया जिसके पास प्रॉपर्टी बहुत है लेकिन इनकम नहीं है, तो वो रईस तो होगा लेकिन चिंतित रहेगा और उसके झगड़े रहेंगे उसकी प्रॉपर्टी के ऊपर। उसके बाद बात करी हमने जिसके पास एडुकेट मंथली इनकम है, तो वो ऑटोनॉमी में रहेगा, कॉन्फिडेंट रहेगा, अपने पैशन को फॉलो करेगा और जॉयफुल रहेगा। उसके बाद हमने देखा कि जिसके पास आदमी के पास प्रॉपर्टी भी है और इनकम भी है, तो उसके ऊपर आशीर्वाद भगवान का रहेगा और अपने समाज को या अपने परिवार को एक संपत्ति छोड़ के जाएगा। उसके बाद हमने मेटाफिजिकल एनर्जी की बात करी। बचपन में हमें सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, जवानी में हम सपोर्ट दे रहे होते हैं और बुढ़ापे में हमें सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। तो उसमें सपोर्ट लेने और देते वक्त हमें सोचना है कि क्या सामने वाला सपोर्ट देने वाला योग्य है, उसकी इंटेंशन है और हमारा अधिकार है। कहीं हम किसी और के अधिकार में तो अधिकार क्षेत्र में तो नहीं प्रवेश कर रहे। जैसे कि मैं बुढ़ापे में यदि बच्चों के ऊपर डिपेंड रहूं तो मैं अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के अधिकार को भी खा रहा हूँ, सीधी सी बात। और ये मैंने कहा यदि हम अपने बच्चों के फ्यूचर पे यदि हम पैसे लगाते हैं तो उनका फ्यूचर निश्चित रूप से ब्राइट होता है, लेकिन यदि हम अपने ऊपर पैसे लगाते हैं तो हमारे बच्चों का फ्यूचर लाइट होता है, जॉयफुल होता है। थैंक यू। बहुत बढ़िया सेशन त्यागी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत है, बहुत है। कल हमारे को डिवीजन में बुलाया गया था किसी मीटिंग के लिए, तो डिवीजन में तो मीटिंग का क्या होता है, क्या ला रहे हो, कल क्या लाओगे, परसों क्या लाओगे। तो वहां पे हमारे एक दोस्त बैठे थे, मैं नाम नहीं लूंगा, मतलब वहां ज्यादातर एजेंट जाते हैं, हाँ जी सर कल लाएंगे। उसने कहा सर आप कहते तो हो लाओ, एक बार हमारे साथ मार्केट में तो चलो, हम क्या लाएं, आप एक बार बात तो करो क्लाइंट से, क्लाइंट क्या चाहता है। म्यूचुअल फंड की इंडस्ट्री इतनी बड़ी है, आज म्यूचुअल फंड में इतना ग्रोथ है, आज LIC के पास सब कुछ होते हुए LIC दिखाती क्यों नहीं अपनी चीजें, अपनी स्ट्रेंथ क्यों नहीं बताते। आप बार बार कहते हो एन्युटी सेल करो या वो यूलिप बेचो, आप बताओ तो सही यूलिप आपका दे क्या रहा है। जैसे प्राइवेट कंपनी या म्यूचुअल फंड दिखाता है, कोई भी 2 फंड उसके ग्रो कर रहे होते हैं, उसी को बार बार प्रमोट करता है कि नहीं करता। आप क्यों नहीं ऐसे प्रमोट करते, आपके पास सोवरेनिटी गारंटी है, उसको क्यों नहीं यूज करते, क्यों नहीं बात करते उन बातों के बारे में। तो उन्होंने कल मतलब इतना ओपनली कहा कि आप अपने फीडबैक दो, हम अपने इस तरीके से काम करेंगे। कह रहे आप बार बार कहते हो कितना ला रहे हो, आप ये तो बताओ कैसे लाएं, हम क्या बोले क्लाइंट को, हम क्लाइंट को अपनी स्ट्रेंथ कैसे दिखाएं। आज LIC के पास सब कुछ होते हुए भी LIC कुछ बताती क्यों नहीं है, बार बार यही बातें हो रही हैं, एन्युटी लाओ 1 लाओ 2 लाओ, कंपटीशन निकल रहे हैं। अरे आप प्रोडक्ट को सेल करने के तरीके भी तो बताओ। तो कल अच्छी बात हुई, वो कह रहे हैं कि किसको बुलाया जाए, तो मैंने अतुल भाई और राजेश चेतन जी का नाम लिया, आप ट्रेनर बुलाओ LIC से जो धुरंधर काम कर रहे हैं। मैंने कहा 72 लाख रुपया रेगुलर प्रीमियम वो लाए, आप उनको यहाँ पे ला ही नहीं रहे, आप कह रहे हम काजिम को ले आते हैं मुझको। अरे काजिम काम कर रहा है क्या LIC का, काजिम बता ही तो रहा है ऐसे करना है वैसे करना है, जो काम कर रहा है। सर रियल एक्सपीरियंस किसके पास है, प्रैक्टिकल नॉलेज है ही नहीं। प्रैक्टिकल ये अतुल भाई हैं जो सामने दिखता है, हर बार TOT करते हैं, वो हैं भाई साहब, एक ही एक केस में आपकी COT करते हैं। तो ऐसे लोगों को क्यों नहीं ला रही LIC आगे, कैसे आप काम करते हो मार्केट में, क्या बोलते हो, वो लाओ। कल LIC इसके ऊपर काम कर रही है, क्योंकि LIC का शेयर दिन पर दिन गिरता जा रहा है। अतुल भाई ने भी बताया प्राइवेट कंपनियां इतनी एक्टिव हैं, LIC एक्टिव क्यों नहीं हो रही। बार बार एक ही क्वेश्चन सवाल आता है, फिर ABM का आ रहा है, BM का आ रहा है, CM का आ रहा है, DM का आ रहा है, सबके यही हो रहा है। तो सेशन बहुत बढ़िया रहा आपका, थैंक यू अतुल भाई। एक बार मैं सब बोर्ड मेंबर से रिक्वेस्ट करूंगा आगे आए और अजय त्यागी जी का स्वागत करेंगे। गाड़ी में आप मंगा लीजिए सर, फिर 2 मिनट हम वेट करते हैं, तब तक हम। अच्छा आप खुद ही, राजेश राठौर जी को जोरदार तालियों से आगे बुलाएंगे। जी राजेश भाई, इनका भी कोई दर्द होगा। आजकल मार्केट में बहुत आता है कि गवर्नमेंट जॉब वालों को पेंशन मिलने लगी है, क्या आपको मालूम है कि फैमिली पेंशन क्या होती है? नहीं मालूम सर, आज वो बताने आया हूँ मैं। फैमिली पेंशन जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई होती है, जो जिसको पेंशन मिल रही है उसको तो मान लो 100 रुपीज मिलनी है। जब इसकी डेथ होगी
तो उसकी वाइफ को कितने मिलने हैं? 50 रुपीज 30 रुपीज। कब तक? 7 साल तक, सिर्फ 7 साल तक। 7 साल के बाद सिर्फ 7%। ये हर गवर्नमेंट में? हाँ, ये उसकी वाइफ को 7% मिलेगी सिर्फ पेंशन। पहले तो 100 रुपए मिले, डेथ होगी, स्पाउस को 30% मिलेगा 7 साल तक, उसके बाद सिर्फ 7%। हाँ, ऐसा नहीं है सर। फैमिली पेंशन यही है। नहीं है सर, नहीं है। मेरी माँ को Confirm? आ रही है फैमिली पेंशन, कितनी आ रही है? 40,000 आ रही है। पापा को कितनी आती थी? 80,000 रुपए। कब से आ रही है ये पेंशन 40,000 रुपए? मेरे फादर 14 में डेथ हो गई थी। 14,21 डीए मिला करके आ रही होगी, लेकिन जो सर्कुलर आया उसके अनुसार यही है। क्या मिला के नहीं आ रही। हाँ, तो आप भी ठीक कह रहे हैं 30% आती है, लेकिन डीए तो हर साल बढ़ता रहता है ना। हाँ, तो कितने? ये सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल नहीं है, हम्म। है कहीं शायद पीएसयू में होगा, पर कहीं ना कहीं है ये रूल है। ये शायद कोई नॉन टू वन को पता चला बहुत रिड्यूस हो गई है, बट है कुछ जो ये ऐसा ही है, 7% ही है जो मैं बताई गई है। जो कहते हैं ना कि हमें तो पेंशन आएगी, तो वहां भी बोलो भैया तुम्हें तो आएगी, तुम्हारी फैमिली का क्या होगा बाद में, वाइफ का। आप 5 मिनट आगे आ जाओ सर। ये सेशन चलाना नहीं चलाना उसके बारे में बता दीजिए। आप 10 बंदे बैठे होते हैं, पिछली बार भी 6,000 पे घाटा हुआ था। हाँ, नहीं कोई बात नहीं, चल रहा है। हाँ? फोटो भी ले ले। एक मिनट।